রশনি জাস্ট কনফার্ম করবি আমাকে একটু। হয়ে গেছে। ओके ओके सर, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा देखो, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास है और अब अभी हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसे तो सर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर रिसीवेबल मैनेजमेंट के ऊपर बात कर। रिसीवेबल मैनेजमेंट इन द सेंस डेटर मैनेजमेंट, है ना सर। रिसीवेबल मैनेजमेंट मतलब डेटर मैनेजमेंट, मतलब डेटर मतलब कौन सर? हु इज कॉल्ड डेटर? अकाउंट की भाषा में क्या बोलते हो डेटर को? मतलब डेटर मतलब किसको डेटर बोलते हैं? जिसके साथ बिजनेस करते हैं, मतलब बेसिकली जिनको क्रेडिट में कोई भी चीज उधार में देते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हेलो, डेटर किसको कहलाते हैं सर? जिसको कोई भी चीज क्रेडिट में प्रोवाइड किया जाता है। जैसे बैंक हमें लोन देते हैं क्रेडिट में, तो हम बैंक के कौन लगते हैं? हम बैंक के डेटर लगते हैं। क्या मैं सही बोला? क्या हम लोग बैंक के डेटर लगते हैं कि नहीं लगते? एग्जैक्टली आप किसी दुकान में जाते हो, उनसे प्रोडक्ट खरीदते हो और कैश नहीं पेमेंट करते हो, बोलते हो कि बाद में पेमेंट करेंगे। आप फ्लिपकार्ट से ईएमआई से कोई चीज़ खरीदते हो, ठीक है, आप फ्लिपकार्ट से ईएमआई से कोई चीज़ खरीदते हो, तो जब आप ईएमआई के थ्रू से कोई चीज़ परचेस करते हो तो वो क्या हो जाता है? क्रेडिट परचेस हो जाता है। तो जैसे मानो फ्लिपकार्ट ने आपको ईएमआई के थ्रू से कुछ सेल किया, तो आपने पेमेंट क्या संगे संग कर दिया या फिर बाद में करोगे? हाँ सर, ईएमआई में क्या तुरंत पेमेंट कर देते हो कि बाद में करोगे? अरे बोलो सर। हेलो। পরে করি দাদা। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर कि हम फ्लिपकार्ट और बाद अमेजोन में। का सर हाँ सर बोलो। फ्लिपकार्ट और अमेजोन का जो वो होता है ना सर ईएमआई, ये लोग पूरा हाँ अकाउंट पहले मतलब आपका पैसा पूरा ब्लॉक कर लेंगे, फिर खुद वहां से मंथली लेते हैं। तो वो ईएमआई नहीं हाँ, होता सर, वन टाइम पेमेंट ही होता है एक्चुअली। नहीं देख, तू बात नहीं समझा। नहीं नहीं सर, कहाँ मैं यूजुअली समझा हूँ, लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजोन में सर वैसे चलता है, मैं वो बोल रहा हूँ। वो क्या पूरा पैसा चलता ब्लॉक, है? पूरा मतलब इफ पैसा? यू बाइंग समथिंग फॉर 16,000 ना सर, और हम्म आप ईएमआई देगा 6 महीने का, ऐसा होता है। हम्म तो वो लोग क्या करते हैं, वो पूरा अमाउंट पहले ब्लॉक कर देगा आपका अकाउंट से। इफ यू हैव 16,000 अपना अकाउंट में, हम्म। वो पूरा 16,000 ब्लॉक कर देते हैं, फिर वहां से हाँ पैसा लेते हैं। हाँ, तो आप वहां से सिस्टम क्या पैसा होता विड्रॉ है? नहीं कर सकते। मतलब मान कि तेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड होना चाहिए ना, तभी तो हाँ तेरे को सर। ईएमआई मिलता है। तो सपोज मान तेरे सर पास कोई आजकल वो फाइनेंस। डेबिट कार्ड में ये प्रॉब्लम होता है। हाँ, डेबिट कार्ड में वो ब्लॉक करेगा, डेबिट कार्ड हाँ में ब्लॉक करेगा। बट मैं बात, डेबिट कार्ड का मतलब क्या है? वो एक्चुअली कैश कैश परचेस ही हो गया। हाँ सर डेबिट वही। कार्ड मतलब वो कैश परचेज हो गया, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिट का, ठीक है। आज का जो फाइनेंस में जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, इसको इस टॉपिक का नाम ही है क्रेडिट ग्रांटिंग पॉलिसी, ठीक है। ये डेटर मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा स्टार्ट किया था। जिन लोगों ने लास्ट क्लास मिस करके रखा, ऐसे रिसीवेबल मैनेजमेंट में काफी अच्छा खासा डिस्कशन चल रहा है सर, कि बिजनेस अपने डेटर को कैसे मैनेज करे, ठीक है। तो बिजनेस अपने डेटर को कैसे मैनेज करे, उसमें हम लोगों ने अभी तक सर क्रेडिट इवैल्यूएशन पढ़ चुका, ठीक है, क्रेडिट इवैल्यूएशन पढ़ चुका, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजंस, जो मैंने लास्ट वीक चालू किया था, वो चल रहा है। फिर क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। उसके बाद मैं फाइनेंसिंग डेटर के बारे में बात करूंगा, एंड फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ रिसीवेबल्स। मतलब एक बिजनेस को अपना डेटर को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। डेटर मैनेजमेंट अगर प्रॉपरली नहीं होता है ना, तो बिजनेस फेलियर हो जाते हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बैंकिंग बिजनेस में अगर मैं बात करूं, तो मैंने इसीलिए येस बैंक को थोड़ा मेरे दिमाग में चल रहा था, लास्ट वीक भी चल रहा था, बट लास्ट वीक बहुत लोग थे नहीं, तो मैंने सोचा कि एक काम करेंगे कि जब केस करूंगा तो फिर मैं बताऊंगा सबको। तो फिर येस बैंक कहाँ से आ गया फाइनेंस के क्लास में? येस बैंक क्यों क्या कर रहा है? एक्चुअली ये क्रेडिट मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजन या फिर रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये एक्चुअली मैं क्लास में बात कर भी रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा डिटेल्स बात कर लिया जाए। तो मैंने इसीलिए येस बैंक के बारे में सोचा कि आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि क्रेडिट ग्रांटिंग पॉलिसी होता क्या है, या फिर क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल होता क्या है। उसके बाद मैं आपको पैरेलली बताऊंगा कि येस बैंक का कहानी क्या है। ऐसे तो ये स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड है, बट फिर भी फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट तो एकदम सर वापस में बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, मतलब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता। स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक एक्सटेंडेड पार्ट है, जहां पर हम लोग मार्केट में बस लेना देना करते हैं, बट एक्चुअली ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है? फाइनेंस। तो उसको जो समझ गया वो मार्केट समझ गया।
जो एफएम समझ गया वो मार्केट समझ गया। एग्जैक्टली यहाँ पर यस बैंक के बारे में बात यह है 2019 में यस बैंक में एक बहुत बड़ा फेलिडिटी आया है, ये हम सभी को पता है। यस बैंक में बहुत बड़ा फेलिडिटी आया है। यस बैंक मतलब बैंकरप्टेड हो चुका है। मतलब इसका मेन प्रॉब्लम यही है कि क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजंस, राणा कपूर के लीडरशिप में यस बैंक चल रहा था। अच्छे मतलब बिजनेस लीडर है सर राणा कपूर, पर फिर भी बहुत बड़ा फेलियर हो गया। ये मतलब आरबीआई ने भी राणा कपूर को हटाने के लिए डिसीजंस भी लिया था, बट हुआ क्या था वो चर्चा तो मैं आपसे करूंगा कि ऐसा क्या प्रॉब्लम कर दिया यस बैंक ने कि वो अपना क्रेडिट ग्रांटिंग जो है वो गलत जगह में पहुंचा दिया। ठीक है, मतलब राशनिंग नहीं कर पाया। जिसको पैसा देना चाहिए था, जिसको लोन प्रोवाइड करना चाहिए था, उसको लोन नहीं दिया, उल्टा जिसको देना नहीं चाहिए था उसको दे दिया। अब इसी चक्कर में प्रॉब्लम होता है ना सर, आप बेसिकली पहचानने में गलती कर बैठते हो। यहाँ पर किसको पहचानना है? यहाँ पर इंसान तो है वो, बट इंसान तो है, इंसान के नाम पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बट यहाँ पर आपको पहचानना होता है डेटर, यहाँ पर आपको पहचानना होता है कस्टमर। ठीक है, तो अगर आप इन्हें पहचान गए तो बिजनेस का आधा काम तो वहीं पर, बिजनेस का सक्सेस का, कोई बिजनेस सक्सेसफुल बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके सबसे बड़ा खेल क्या है? इसका सबसे बड़ा खेल है कस्टमर का माइंड पढ़ना, कस्टमर का एक्चुअल स्टेटस को अंदर से फील करना। ये कोई नॉर्मल बात है नहीं। मैं आप लोगों को साइकोलॉजी तो नहीं पढ़ा सकता अभी, बट एक्चुअली ये मैनेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा केस है कि आप अपने आप को मतलब आप किसी को कितना समझ पाते हो। इंसान ज्यादातर केस में क्या होता है ना, चौक मतलब वो बोलते हैं ना सर, मतलब चकाचौंध हो जाते हैं। मतलब वो हर चीज कलरफुल दिखता है ना तो इंसान ना धोखा खा जाते हैं। कलरफुल में धोखा खाना इंसान का एक अलग मतलब गलती है, जो येस बैंक ने भी वही कलर में ही फंस गया। मतलब ऐसा कलर कलर दिख गया उनको बड़े बड़े नाम पे, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाया। ये सिर्फ येस बैंक की कहानी नहीं है, ऐसा और भी बहुत सारा कहानी आपको मार्केट में मिलेगा। बट येस बैंक वन ऑफ द बिग कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैंने सोचा। बट बिफोर दैट सर, फाइनेंस का जो रियल कॉन्सेप्ट है उस पर पहले बात करूंगा, ठीक है? उसके बाद मैं आपको येस बैंक का जो कहानी है उसमें लेके आऊंगा कि क्या हुआ था येस बैंक में, और क्या अगर जो लोग स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो क्या येस बैंक कम बैक कर सकता है, ये भी सवाल आपके सामने रखूंगा। बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड क्रेडिट ग्रांटिंग पॉलिसी, और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मेरे साथ साथ पहले समझना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे तो मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा स्टार्ट किया था, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, इन द मीन टाइम प्रिया शुभो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्क्रीन शेयर है क्या? हाँ सर। ओके, ये देखो सर, ये क्रेडिट इवेल्युएशन चल रहा है, ये बेसिकली डेटा मैनेजमेंट से चल रहा है, ठीक है? इसमें इससे पहले वाला जो यहाँ पर हम लोग डेटा मैनेजमेंट में क्या क्या पॉइंट पढ़ रहे हैं सर, डेटा मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या पॉइंट पढ़ रहे हैं? पहले तो कैश बजट किया था, उसके बाद मैंने ये डेटा मैनेजमेंट स्टार्ट किया। लास्ट वीक मैंने कैश बजट का होमवर्क में कुछ चेक किया, कुछ चेकिंग अभी बाकी है, मौसमी का डिमांड था तो मैं कल के क्लास में बाकी जो होमवर्क था, अगर किसी को डाउट, ऐसे तो मैं होमवर्क सेंड कर दिया था सोल्यूशन, बट अगर किसी को डाउट है तो मैं टुमारो वाला क्लास में सॉल्व कराऊंगा सर। अगर कोई मतलब किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, ओके मौसमी, जो क्वेश्चन का आंसर मैंने शेयर कर दिया था, ऐसे ज्योति को भी डाउट है आई नो, बट वो मैं नेक्स्ट क्लास में, तो कल के क्लास में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग देखो सर, सेल्स अप्रोच का एक कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉस्ट अप्रोच और एक सेल्स अप्रोच। तो उसके अंदर हम लोगों ने ये कुछ सेक्शन 1 डेटा को मैनेज करने के लिए, सेक्शन 1 में आपको दिखाई दे रहा होगा सर क्रेडिट इवैल्यूएशन, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो डिटेल्स में समझो। शॉर्टकट कुछ नहीं होता जिंदगी में, हर चीज मतलब टोटल में होता है। कोई भी चीज का शॉर्टकट में कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, शॉर्टकट होता ही नहीं है, ठीक है? कई बार स्मार्ट वर्क हो सकता है बट शॉर्टकट नहीं हो सकता। क्रेडिट इवैल्यूएशन, क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजंस, क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल, फाइनेंसिंग डेटा, इसमें मैं अभी बात कर रहा हूं सर क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजंस पे, ठीक है सर? क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजंस पे, उसके बाद मैं क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल पे बात करूंगा, आफ्टर दैट फाइनेंसिंग डेटा, एंड आफ्टर दैट सेक्शन 5 में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ रिसीवेबल्स। ये सब मैंने कॉपी में ऑलरेडी आप लोगों को लिखा दिया। अच्छा, ये लास्ट क्लास एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो क्यों ना आप लोगों को मैं उस क्वेश्चन के बारे में एक बार बात किया जाए, ठीक है? उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। क्या स्क्रीन में आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा?
क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजंस दिख रहा है कि नहीं, प्लीज बताइएगा। ये मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। दिखाई दे रहा है सबको? हेलो? हाँ सर। ओके सर। तो ये क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजंस, जिन लोगों का लास्ट क्लास मिस है उनको अभी रिविजन हो जाएगा, डोंट वरी, मतलब रिकॉल हो जाएगा, और जिनका लास्ट क्लास मिस नहीं है उनको रिविजन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बिफोर दैट मैंने क्रेडिट इवेल्यूशन सिखाया था, अगर किसी का लास्ट क्लास मिस है तो वो बाद में एक बार उसको देख लेना, मतलब क्रेडिट इवेल्यूशन वाला, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजंस में आप एक बार फटाफट देख लो कि कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक किसी को लोन देने से पहले उसको क्या करना चाहिए होता है, एकदम डिटेल्स में। Here we calculate the expected profit of granting credit to a customer. बात समझिए सर, we calculate the expected profit of granting credit to a customer, ठीक है। किसी को लोन या क्रेडिट देने के टाइम पे आप क्या इवैल्यूएशन करोगे, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनीथिंग इज गिवन, दैट इज समेशन ऑफ px, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनीथिंग, मतलब आपको कितना मिल सकता है उसको आप कैसे समझोगे, समेशन ऑफ px से समझोगे। समेशन ऑफ px मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ये समेशन ऑफ px होता क्या है। p फॉर क्या है रोशनी? p फॉर प्रोबेबिलिटी, हाँ सर, p फॉर प्रॉफिट, p फॉर प्रोबेबिलिटी एंड x फॉर प्रॉफिट, मतलब x फॉर प्रॉफिट एंड p फॉर प्रोबेबिलिटी। अब ये कितना प्रॉफिट आप कर सकते हो लोन जब तुम किसी को प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में चलता है ना सर कि जब तुम किसी को लोन प्रोवाइड करते हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में चलता है, जैसे येस बैंक ने भी, तो येस बैंक करता क्या है, लोगों को लोन देता है और उसके इंटरेस्ट से अपना क्या करता है, अपना बिजनेस बनाते हैं। तो व्हाट्स हैपन विद येस बैंक, चर्चा चलेगा सर, पर वेट करो, पहले समझो। तो क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजंस में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या सवाल हो रहा है सर, किसी को क्रेडिट ग्रांटिंग करने से पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनीथिंग इज गिवन, मतलब आपको क्या मिल सकता है अगर आप किसी को क्रेडिट देते हो तो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखो रीड करो सर। एक्स लिमिटेड इज अप्रोच्ड बाय ए पोटेंशियल कस्टमर, सेल्स अमाउंट 60,000, कॉस्ट अमाउंट 50,000। सेल्स अमाउंट कितना है? 60,000 का। कॉस्ट अमाउंट कितना है? 50,000 का। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कितना है सर? 10%। शुड क्रेडिट बी ग्रांटेड, बात को समझिएगा सर अच्छे से। आपने कुछ सेल करने का सोचा 60,000 का, ध्यान से सुनिए, आप 60,000 का सेल करने का सोचा जिसका एक्चुअल कॉस्टिंग है 50,000 का, मतलब आपका अगर लॉस होगा तो ऑब्वियसली 50,000 का लॉस होगा, बट अगर आप बेचोगे तो 60,000 का प्रॉफिट, मतलब ओवरऑल रेवेन्यू कमाओगे। अगर आपके पास रेवेन्यू आएगा तो एक्चुअली 60,000 का रेवेन्यू आएगा जिसके अंदर प्रॉफिट भी रहेगा, और अगर आप एक्चुअली कुछ लॉस करोगे रियल में तो कॉस्ट अमाउंट ही लॉस करते हैं नॉर्मली हम लोग, तो 50,000 आप लॉस करोगे। तो दोनों अप्रोच मार्केट में चलता है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया सर, एक होता है कॉस्ट अप्रोच, एक होता है सेल्स अप्रोच। तो ठीक है, मैं अभी उस अप्रोच में नहीं जा रहा हूं, मैं एकदम डायरेक्टली आपको मेन फैक्ट में लेके आता हूं। ये जो 60,000 का आप क्रेडिट में सेल करने का सोचे हो, ठीक है, 50,000 जिसका कॉस्टिंग है, आपका डिफॉल्ट, मतलब आप जिसको क्रेडिट दे रहे हो वो डिफॉल्ट करेगा, इसका कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगा। हाँ सर, आप लोग भी अलग अलग बिजनेस फील्ड के साथ सभी कोई थोड़ा बहुत कनेक्टेड हो, सबका किसी का फैमिली बिजनेस है, कोई न्यूली स्टार्टअप लॉन्च किया है, सुमित है अपना न्यूली स्टार्टअप, अपना अनुज है गुवाहाटी में, उसका भी न्यूली स्टार्टअप है। तो आई होप कि आप सभी को पता है, और बाकी लोग तो अपना अपना, जैसे प्रिया है उसका तो स्टार्टअप काफी पुराना है, ज्योति है फैमिली बिजनेस में, तो सभी को थोड़ा बहुत पता है सर कि चलता क्या है एक्चुअली बिजनेस में। जब आप किसी कस्टमर को कुछ लोन देते हो या क्रेडिट में कुछ प्रोवाइड करते हो, सच बताना सर, आपको पता होता है ना कि कौन सा कस्टमर आपका पैसा मारेगा और कौन सा कस्टमर आपका पेमेंट करेगा, एक आइडिया जनरेट होता है कि नहीं होता? जस्ट टेल मी सर। हेलो रोशनी, बोल, कुछ तो आइडिया जनरेट होगा, हाँ दादा। है ना। तो एग्जैक्टली इसी तरह से हम लोगों ने ये सोच लिया कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, कि कस्टमर मेरा पैसा मार लेगा, इसका चांसेस कितना है, तो उसका चांसेस है सर 10% का। तो ऐसे केसेस में क्या आपको क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन इसको आप एनालाइज कैसे करोगे? तो इसको एनालिसिस करने के लिए फाइनेंस आपके लिए एक गजब का कॉन्सेप्ट लाया। कॉन्सेप्ट क्या है सर? ध्यान से देखिएगा सर। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा कि वो पे करेगा, कितना अमाउंट अगर पे करेगा तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका। हाँ सर, 60,000 का सेल्स है, 50,000 का कॉस्टिंग है, तो प्रॉफिट कितने का कर लोगे, बताओ ना।
60,000 का सेल्स है, 50,000 का कॉस्टिंग है, प्रॉफिट कितने का कर लोगे? 10,000. अगर वो पे करता है तो आपको प्रॉफिट होगा 10,000 का। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? अगर वो पे करता है आपका कस्टमर और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट 10,000 का होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? अरे 10% अगर डिफॉल्ट का प्रोबेबिलिटी है तो फिर प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी कितना? 90%। क्या रे, है बात दादा. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट अगर 10% है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 90%। एग्जैक्टली 0.9 वहां से आया। ये एक्चुअली 90% है जिसको मैंने 0.9 में यहाँ पर डिनोट किया था। अब 10,000 का 0.9 मतलब आप प्रॉफिट करोगे तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा? P इंटू एक्स का मतलब होता है प्रॉफिट इंटू प्रोबेबिलिटी का प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट होगा इसका प्रोबेबिलिटी है जिसका अमाउंट है 9,000। ठीक है, 10,000 का 90%। अब सर आगे देखो, अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है, अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? ध्यान से बात को समझिए सर। अगर कस्टमर आपको पेमेंट नहीं करता तो आपका लॉस कितना होगा? मतलब प्रॉफिट होगा, मतलब बेसिकली नेगेटिव प्रॉफिट होगा। पेमेंट नहीं करेगा तो थोड़ी ना प्रॉफिट होगा। हाँ प्रिया बोलो, अगर कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा तो प्रॉफिट जो होगा वो नेगेटिव प्रॉफिट होगा ना? क्या रे, हाँ सर. है ना? तो नेगेटिव प्रॉफिट मीन्स व्हाट? लॉस। नेगेटिव प्रॉफिट मीन्स लॉस। तो आप लॉस करोगे तो कितने का लॉस करोगे? 60,000 का लॉस करोगे कि 50,000 का लॉस करोगे? ज्योति बोलो सर, सुमित बोल, लॉस करेगा तो 60,000 का लॉस होगा कि 50,000 का लॉस होगा? बोलो सर बोलो, कोई भी। 50,000. 50,000 का लॉस करोगे, है ना? तो इसीलिए आपने यहाँ पर 50,000 नेगेटिव प्रॉफिट देखा है। अब इसका प्रोबेबिलिटी कितना है कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगा? इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 10% ना। आपको प्रॉफिट नहीं होगा इसका प्रोबेबिलिटी है 10%। तो 50,000 का 10% अगर आप करते हो तो 0.1, तो अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ डिफॉल्ट 5,000 का लॉस। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट अगर मतलब आपको पेमेंट नहीं मिलता, इन दैट केस आप लॉस खाओगे तो कितने का लॉस खाओगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट में 5,000 का लॉस खाओगे। तो आपका प्रॉफिट होने का चांसेस है 9,000 का और आपका लॉस होने का चांसेस है 5,000 का। तो अगर आपको बोला जाए कि भाई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है आपका, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकला सर समेशन ऑफ पी एक्स दैट इज 9,000 माइनस 5,000 दैट इज 4,000 का। अब बात को समझ में आ रहा है क्या? अगर आप ये सेल करते हो, हाँ ठीक है, हो सकता है कि आपको 10,000 का प्रॉफिट ना हो, अगर 10% का डिफॉल्ट होने का चांसेस है फिर भी आपको 4,000 का प्रॉफिट रहेगा। तो अगर आपका 4,000 का भी प्रॉफिट रहता है तो क्या आपको क्रेडिट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? बोलो सर। हाँ बोलो, क्या क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? किरे मौसम में हाँ देना चाहिए ना, है दादा. बिकॉज पॉजिटिव है सर। अगर 1 टका भी प्रॉफिट होता ना, 1 रुपीज पॉजिटिव भी होता तो भी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बिजनेस तब तक जा सकता है जब तक उसको लॉस ना हो, जब तक उसको लॉस ना हो ऑब्वियसली जा सकता है। तो सिंस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज पॉजिटिव, क्रेडिट शुड बी ग्रांटेड। हाँ उसके साथ साथ कुछ दूसरा एनालिसिस भी आ सकता है कि सर हम इसको नहीं किसी और को बेच देंगे, वो अलग इशू सर। बट अगर आप ऐसे केसेस में आगे बढ़ते हो, अगर आप ऐसे केसेस में बिजनेस में डिसीजंस लेते हो कि आपको लोन देना चाहिए या क्रेडिट में देना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप दे सकते हो सर। ये था हमारा लास्ट दिन का एक छोटा सा एग्जांपल जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में चर्चा किया था कि क्रेडिट ग्रांटिंग करना चाहिए कि नहीं चाहिए, सिंपल एग्जांपल के थ्रू से। लेकिन आज हम लोग सर ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी आपके साथ डील करेंगे, ठीक है? ऐसे ही एक सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अभी आपसे डील करेंगे। तो ये थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन है, आप लोगों का ध्यान बहुत जरूरी है सर, आप लोगों का दिमाग और ध्यान बहुत जरूरी है, तभी जाके मैं आपको यस बैंक भी समझा पाऊंगा कि बड़े बड़े कंपनीज के केस में, बैंक के केस में उनसे क्या गलती हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट कुछ कैलकुलेशन तो पहले देख लो सर। तो देखो सर, एक कस्टमर अप्रोच फार्म, एक कस्टमर फार्म को अप्रोच कर रहा है, ठीक है? जैसे कि बैंक के पास कस्टमर क्या करते हैं, लोन के लिए जाते हैं,
जाते हैं कि नहीं जाते? एग्जैक्टली जैसे कस्टमर फार्म को अप्रोच कर रहा है, क्रेडिट परचेस करेगा। क्या परचेस करेगा? क्रेडिट परचेस करेगा, मतलब क्रेडिट लोन लेगा, बेसिकली क्रेडिट पे लोन लेगा, लोन तो क्रेडिट पे ही होता है। तो विथ पॉसिबिलिटी ऑफ रिपीट ऑर्डर। अच्छा ध्यान से सुनो ये वाला केस, एक कस्टमर अप्रोच फार्म फॉर क्रेडिट परचेस, एक कस्टमर फार्म को अप्रोच कर रहा है कि क्रेडिट में दे दीजिए मुझे, विथ पॉसिबिलिटी ऑफ रिपीट ऑर्डर प्रोवाइडेड ही pays इन फर्स्ट ऑर्डर, प्रोवाइडेड ही pays इन फर्स्ट ऑर्डर। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर में पे करता है तो वो रिपीट ऑर्डर करेगा, ये चांसेस कंपनी के पास आ जाता है, मतलब फार्म के पास वो रिपीट ऑर्डर कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना, एक बार आपको क्रेडिट में परचेस करने का चस्का लग जाए तो फिर आप बार बार ऑर्डर करते हो क्योंकि ईएमआई अवेलेबल है। अरे चांसेस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? जैसे ये फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल आ रहा है, अमेजन का भी क्या बोलते हैं कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल या क्या नाम है अमेजन का। तो जैसे ये बिग फ्लिपकार्ट अमेजन इन लोगों का क्या आएगा, इन लोगों का आएगा सर बिग बिलियन डे सेल। अब ये सब बिग बिलियन डे सेल तो ठीक है, बट इनका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये जो ईएमआई का कॉन्सेप्ट है ना कंज्यूमर प्रोडक्ट पे। जैसे मानो कि अगर आपको ऐसा एक रूम डिवाइडर लेना है, ठीक है, आपको ऐसा एक रूम डिवाइडर लेना है और ये रूम डिवाइडर आप क्रेडिट पे भी ले सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे ही रैंडमली मुझे जो मिला मैं वही दिखा रहा हूँ। क्या ये क्रेडिट में अवेलेबल है सर? देखो तो क्रेडिट में अवेलेबल नहीं सर, इसका नो कॉस्ट ईएमआई नहीं दिखा रहा है। अच्छा तो फिर मुझे दूसरा किसी प्रोडक्ट में देखना पड़ेगा, एक सेकेंड, दूसरा किसी प्रोडक्ट में देखना पड़ेगा। टीवी में, टेलीविजन में दिख जाएगा, टेलीविजन में दिख जाएगा। ये देखो नो कॉस्ट ईएमआई, यस मिल गया सर, इजी पेमेंट ऑप्शन, नो कॉस्ट ईएमआई या फिर ईएमआई के थ्रू से, ठीक है। चलो देखते हैं, आपको जैसे ही ये चस्का मिल गया ना बजाज फाइनेंस के थ्रू से या फिर किसी और कार्ड के थ्रू से, आपको जैसे ही चस्का मिल जाता है भाई अभी तो पेमेंट नहीं करना है, हम बाद में धीरे धीरे पेमेंट कर सकते हैं। आपको एक 40,000 का फोन खरीदना है या टीवी खरीदना है तो आप 3 महीने में 15,000 कर करके दे सकते हो, 6 महीने में 7,500 करके दे सकते हो, या फिर 5,000 करके भी ईएमआई 9 महीने के लिए ले सकते हो। आपके पास ऑप्शन दे रहा है कंपनी। इसमें क्या होता है, बिजनेस में सेल बूस्ट होता है कि नहीं होता? जेन्युइनली बताना, क्रेडिट में जब भी बिजनेस बढ़ाते हैं कोई, मतलब अगर फ्लिपकार्ट आपको ये क्रेडिट परचेज सिस्टम प्रोवाइड करता है तो रिपीट ऑर्डर का चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट टाइम जब आपको फिर से कोई मोबाइल फोन लेना हो या फिर किसी वॉशिंग मशीन लेना हो या फिर फ्रिज लेना हो, आप सोचोगे कि नहीं सोचोगे? हेलो सर, प्लीज टेल मी सर, रिपीट ऑर्डर का चांसेस बढ़ता है, यस और नो? बिजनेस की तरफ से सोचो। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो सर। हाँ सर। हाँ बस वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, ये बात सही है कि नहीं है। वो अगर जब तक आप लोग बोलते नहीं हो तो मुझे समझ में कैसे आएगा। अभी आपको मैं आगे बताता हूँ क्या खेल है। कस्टमर अप्रोच फर्म फॉर क्रेडिट परचेज विद पॉसिबिलिटी ऑफ रिपीट ऑर्डर प्रोवाइडेड ही pays in the first order, provided he pays in the first order। यहाँ पर लिख लो in the first order। ओके नाउ फर्स्ट ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर ध्यान से देखो, सेल है 1 लाख का, आप कंपनी हो, बिजनेस के नजर से सोचना, सेल है 1 लाख का, बिजनेस में सेल 1 लाख का है, पर बिजनेस में वेरिएबल कॉस्ट है, फिर बिजनेस होगा तो कॉस्ट भी रहेगा, 60% का वेरिएबल कॉस्ट है। मतलब कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? सेल्स 1 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट 60% का, कंट्रीब्यूशन कितना? 40,000 का। सिंपल कॉस्टिंग है सर। फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही रहेगा, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही रहता है 15%। बात को ध्यान से गौर कीजिएगा, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड रहता है, बेसिक कॉस्टिंग है सर 15% का। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, ये बिजनेस ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, मेरा क्लाइंट डिफॉल्ट करेगा मतलब फेलियर हो जाएगा रीपे करने में, लोन रीपे करने में, अपना अमाउंट का जो देने का बात है वो मतलब पेमेंट करने में, इसका प्रोबेबिलिटी कंपनी अभी मान रहा है 18%। कितना परसेंट सर? 18% पेमेंट नहीं करेगा, लेकिन कितना परसेंट सोच रहा है फिर पेमेंट करेगा, पेमेंट सक्सेसफुल होगा, इसका चांसेस कितना? 82%। थैंक यू सर, बस यही आपको अभी चाहिए। रिपीट ऑर्डर, जब रिपीट ऑर्डर होगा, सोच यही है ना कि एक बार क्रेडिट दे दो रिपीट ऑर्डर आएगा। जब रिपीट ऑर्डर आएगा, फीलिंग ऐसा है कि 3 गुना पहला ऑर्डर से ज्यादा आएगा। हाँ सर, 3 टाइम्स फर्स्ट प्रोबेबल, 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब पहला ऑर्डर से 3 गुना ज्यादा आएगा रिपीट ऑर्डर में। लेकिन जब रिपीट ऑर्डर होगा तब भी तो डिफॉल्ट होने का चांसेस आ सकता है। अरे
रिपीट ऑर्डर में भी तो डिफॉल्ट होने का चांसेस हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? इसका चांसेस है 12%। रिपीट ऑर्डर में डिफॉल्ट हो सकता है, मतलब पेमेंट नहीं होगा, ऐसा चांसेस हो सकता है 12%। तो फिर पेमेंट होगा, इसका चांसेस कितना हो गया? पेमेंट होगा रिपीट ऑर्डर में, इसका चांसेस कितना हो गया? 88%। 88%। थैंक यू सर। तो ये था आपके सामने कंडीशन। अब अगर ये रहा कंडीशन, अब ध्यान से देखिएगा सर, अगर आप एक कंपनी चलाते हो, बिजनेस चलाते हो, बैंक चलाते हो, तो आपके सामने ऐसा सवाल बार बार आएगा। ऐसे क्रेडिट इवैल्यूएशन में किस तरह से बैड कस्टमर और गुड कस्टमर डिसाइड किया जाता है, उसका डिस्कशन हो चुका है। जिन लोगों ने वो क्लास मिस किया वो प्लीज एक बार कर लीजिएगा। अच्छा, नाउ सवाल यही है सर, अच्छा ये छोड़ो, ये वाला छोड़ो सर, अभी आप लोग लिखना स्टार्ट करो सर। क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया या समझ लिया सर? अरे जिन लोगों का कॉपी में लिखा नहीं था, क्या वो लोग लिख लिया क्वेश्चन या नहीं लिखा? अगर नहीं लिखे तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लो अभी, ठीक है? क्या मैं स्क्रीनशॉट के लिए रुकूं कि आगे बढ़ जाऊं सर? बोलो। लिख लिया? ले लिया सर। ओके सर, ठीक है। तो अभी आपको मैं क्या पूछ रहा हूं सर, क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? शुड क्रेडिट बी ग्रांटेड? सवाल ये है सर आपके सामने, क्या क्रेडिट देना चाहिए, यस और नो? ये सबसे बड़ा सवाल। मतलब कंपनी जब ऐसा पॉलिसी लेता है तो ये कंपनी के सामने बड़ा सवाल है। जैसे एक सिंपल बात करूं आपसे, आप लोग शायद देखते रहते हो कि फ्लिपकार्ट का ये वैल्यूएशन है, वो वैल्यूएशन है, बिकॉज इसका बिजनेस है तो वैल्यूएशन है। जोमेटो का भी अच्छा खासा वैल्यूएशन है, बट स्टिल बिजनेस लॉस मेकिंग है। जानते हो क्या आप लोग? हाँ सर, जोमेटो का जब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ था जोमेटो, तो जोमेटो के बारे में मैं हल्का सा बात किया था सर, कि जोमेटो का क्या है। तो एक सिंपल सा मैं आपको बात करता हूँ कि जोमेटो का एक प्रॉब्लम था कि जोमेटो मार्केट में लिस्टेड तो हो गया, बहुत लोग बहुत ज़्यादा मतलब सोचा था जोमेटो के बारे में, मैं बोला था कि लिस्टेड होगा, आप लोग भी बोले थे, नॉट जस्ट मी। जब जोमेटो आया था मार्केट में, बहुत लोग बोला था सर मार्केट में बहुत हिट करेगा। ये सर हिट बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी इसका फ्यूचर को लेके क्या सोच चल रहा है? क्या जोमेटो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जोमेटो कहाँ है? जोमेटो ये रहा जोमेटो, ठीक है सर। ये जोमेटो का मैं फाइनेंशियल्स के बारे में भी बात किया था उस टाइम पे। अगर आप देखोगे यहाँ पर, देखो सर, एक ऐसा स्टॉक जो मार्केट में लिस्टेड हुआ और लिस्टेड में ही ऑलमोस्ट डबल, हाँ सर, ऑलमोस्ट डबल, 100 कितना आया था प्रिया जोमेटो लिस्टेड में? 125 ऐसा कुछ ना, 112, 70-80 में आया था मार्केट में, लिस्टेड प्राइस 114, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब डबल नहीं बट 60-70% प्रीमियम में आया था। बट अगर आप बिजनेस का फंडामेंटल चेक करो, बिजनेस लॉस में है। फाइनेंशियल ईयर 18 देखो, 19 देखो, 20 देखो, मैं 2 मिनट आ गया इसलिए। देखो सर बिजनेस अभी भी लॉस में है। कितना लॉस चल रहा है सर? लेटेस्ट लॉस अगर आप देखोगे 682 करोड़ का लॉस में चल रहा है, लॉस फॉर द पीरियड 682 करोड़ का लॉस, मजाक नहीं है सर, 682 करोड़। उससे पहले फाइनेंशियल ईयर 20 में 2385 करोड़ का लॉस में था, उससे पहले 1010 करोड़ का लॉस में था, उससे पहले 106 करोड़ का लॉस में था। अब सवाल यही है कि एक लॉस मेकिंग कंपनी कितना दूर तक आगे जा सकता है? बट पॉइंट इज दैट ये कंपनी अभी ग्रोथ कंपनी है, ये कंपनी अभी ग्रोथ कंपनी है, मतलब ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में अभी ये सब का मार्केट है, ठीक है? क्योंकि इसका मार्केट है, क्योंकि इसका ग्रोथ है, इसीलिए इसके बारे में लॉस वाला फीलिंग आपको नहीं आता है, तभी तो मार्केट में हिट किया। लेकिन सवाल यही है कि बिजनेस कितना दिन तक अपने आप को टिका पाएगा, या फिर क्या सच में सरवाइव कर पाएगा, क्या सच में हाईली प्रॉफिटेबल बन सकता है? सेम कॉन्सेप्ट ऑल्सो एप्लीकेबल टू फ्लिपकार्ट ऑल्सो। फ्लिपकार्ट भी अभी भी प्रॉपरली प्रॉफिट नहीं कर पाया है। अगर आप फ्लिपकार्ट का बैलेंस शीट चेक करोगे, ऐसे फ्लिपकार्ट का डिटेल्स क्योंकि ये पब्लिक लिस्टेड नहीं है तो आपको जरूरी नहीं कि हर चीज मिल जाए, बट जैसे ही कोई कंपनी पब्लिक लिस्टेड होता है उसका डिटेल्स मिल जाता है सर। पेटीएम का भी सिचुएशन वैसा ही है, वो भी मार्केट में आने वाला है। नाउ क्वेश्चन इज बिग सर कि सर आप ऐसा बात क्यों कर रहे हो? सर ये जोमेटो वाले आपको बात में ऑर्डर कराने के लिए कूपन देता है ना सर। जब भी आप खाना ऑर्डर करते हो आपको कूपन मिलता है, कभी 100 ऑफ, कभी 50% ऑफ, ऐसा कूपन मिलता है कि नहीं मिलता? है बोलो दादा। ना,
आप लोग, हम लोग, हम कंज्यूमर के हिसाब से सोच रहे हैं कि बड़ा मजा आ रहा है, क्या कंपनी है, बट क्या ये 100 ऑफ या 50% ऑफ क्या ये कंपनी का बिजनेस में इफेक्ट नहीं करता? हाँ सर, क्या ये कंपनी मजे से दे रहा है? नहीं सर, ये कैलकुलेटिव रिस्क है, ये कैलकुलेटिव रिस्क है कंपनी का। आप लोग जब ऐसे फाइनेंशियल ऑफिसर या फाइनेंस मैनेजर या फाइनेंस एडवाइजर के तौर पे एज ए चार्टर्ड, एज ए सीएमए, एज ए सीएस कंपनी के साथ काम करोगे, तो ये आपके लिए वाइटल इंफॉर्मेशन होगा। क्या सच में कंपनी को 100 ऑफ देना चाहिए? क्या सच में कंपनी को 50% ऑफ का ऑफर देना चाहिए? ऑफर देने में सेल बढ़ता है, बट सेल बढ़ता तो अच्छा है सर, कस्टमर बेस बढ़ता है, वैल्यूएशन भी बढ़ता है, बट क्या वो सर्वाइवल पोजीशंस पे जा सकता है? देयर इज अ बिग क्वेश्चन। मैं थोड़ी ना गलत और सही में बता रहा हूँ सर, ये क्वेश्चन मार्क अराइज कर रहा हूँ आपके सामने। मतलब ये एक तरह का कंपनी को क्या इस तरह का क्रेडिट ऑफर देना चाहिए? सिंपल बात है, क्या कंपनी को इस तरह का क्रेडिट ऑफर देना चाहिए? मतलब एक तरह का क्रेडिट ऑफर जैसे ही हो गया ना, तो ये सब कॉस्टिंग का पार्ट आ जाता है, ये सब फाइनेंशियल मॉडलिंग का पार्ट आ जाता है कि क्या कंपनी को डिसीजन ऐसा लेना चाहिए। क्योंकि देखो सर, इतना दिन हो गया, कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। अब ये ऐसा नहीं करना है कि सर अभी ये लॉस मेकिंग ही हो जाएगा, उम्मीद तो मैं भी करता हूँ कि ये प्रॉफिटेबल ही होगा, बट लॉन्ग रन में बिजनेस कैसा जाएगा इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजंस ऑल्सो। ठीक है सर, आपका ऑफर ग्रांटिंग डिसीजंस ऑल्सो, नॉट जस्ट क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजंस, ऑफर ग्रांटिंग डिसीजंस। आप जैसे ऑफर देते हो ना, वो ऑफर के पीछे बहुत बड़ा कॉस्टिंग का पार्ट छुपा होता है, जो इतना आसान नहीं होता बिजनेस को लॉन्ग रन में सर्वाइव करना। बहुत सारा बिजनेसेस है सर मार्केट में जो ऐसे ऑफर देते देते दिवालिया हो चुका है, जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस। हाँ सर, ऑफर देते देते दिवालिया हो चुका है। आप लोगों के पास ऐसे और भी एग्जांपल्स होंगे। बिग बाजार बाय वन गेट वन दे दे के अभी बिकने भी मतलब बिक गया सर एक तरह का। हाँ सर, बिग बाजार में हम लोग बाय वन गेट वन का ऑफर देख के बड़ा खुश होते थे ना, क्या रे? बिग बाजार ही है जो शायद मैक्सिमम कस्टमर को ये सिखाया कि बाय वन में गेट वन होता है। मैं तो बिग बाजार से ही देखा सर, उससे पहले मेरे को शॉपिंग मॉल का इतना नॉलेज नहीं था, बिकॉज मैं तो सर गांव में पला बड़ा। तो फर्स्ट टाइम जब मेरे घर के सामने खड़गपुर शहर में फर्स्ट टाइम बिग बाजार आया, तब जाके मुझे पता चला कि ऐसा भी होता है कि भाई बाय वन गेट वन। उससे पहले घर के मतलब आसपास के शहर के दुकान में अगर बात करते थे, अगर 500 का एक जीन्स भी खरीदते थे ना सर उस टाइम पे, तो 10 रुपया छोड़ने के लिए भी ना वो ऐसा बोलता था, दादा ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। हम लोग नहीं, वो लोग ऐसे बोलते थे, डिस्काउंट नहीं देते। तो मैं भी समझता हूँ कि क्यों वो लोग बोलते थे डिस्काउंट नहीं देते, बिकॉज बिजनेस को अपना सर्वाइवल, अपना कॉन्सेप्ट भी देखना होता है। जो भी हो, ये सुनने में अच्छा लगता है, बट 10-15 साल में समझ में आ जाता है बहुत केस में कि क्या खेल चल रहा है। तो इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बड़ा काम करता है सर। क्या आप लोगों को बात समझ में कुछ आ रहा है सर? हाँ, घर के बगल वाले दुकानदार जो भाई साहब है ना, जो पड़ोस में है, वो डिस्काउंट नहीं देता। मैं समझ सकता हूँ, सुनने में खराब लगता है डिस्काउंट नहीं देता। बिग बाजार डिस्काउंट तो बहुत दिया, बट देखो सर मैनेज नहीं कर पाया। बट सर ऐसा बात नहीं है, अपना राधा कृष्ण दमानी का डीमार्ट का केस स्टडीज किया हम लोग स्टॉक मार्केट क्लास में, ठीक है। वहां पर अब डीमार्ट भी थोड़ा बहुत तो देता है, बट डीमार्ट तो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ है फाइनेंशियल्स में बिग बाजार का, तभी तो इस बिजनेस में ये प्रॉब्लम हुआ। तो एग्जैक्टली ऐसे बहुत सारा सवाल आपके मन में आना चाहिए सर कि क्या खेल चलता है ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में और ये क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजंस वगैरह में। तो चलो सर ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हाँ सर, अरे क्या आप लोगों को बैकग्राउंड कुछ समझ में आ रहा है? रोशनी, ज्योति, शुभो, बोलो सर। है दादा। है दादा। अब चलो सर, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको इतना देर से समझा रहा, तब उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। क्या सर ये जो क्वेश्चन आपने ड्रॉ किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ कि सर इसको क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलो सर मेरे साथ साथ चलना। ओके, स्टेप 1 देखो तो क्या होता है खेल। आउटपुट क्या करना चाहिए आपको? आउटपुट मतलब आपका पेमेंट का बात, ठीक है। आउटपुट है प्रॉफिट का एरिया है, ठीक है। एक आउटपुट होता है, एक प्रॉफिट होता है, एक प्रोबेबिलिटी होता है, और एक होता है पीएक्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। पीएक्स मीन्स प्रॉफिट मीन्स एक्स, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स एक्स एंड प्रोबेबिलिटी मीन्स पी। एंड इसको मल्टीप्लाई करो तो फिर पी एक्स, सॉरी समेशन करो तो पी एक्स। अच्छा, स्टेप 1 में आपको क्या सोचना पड़ेगा
ही पेज, दैट मीन्स ही पेज इन द सेंस आपका कस्टमर आपको पे करेगा, इसका क्या खेल है, और ही डिफॉल्ट, इसका क्या खेल है। मतलब कस्टमर पे क्या करेगा वो बताओ पहले, फिर कस्टमर डिफॉल्ट करेगा तो क्या होगा वो बताओ। तो क्या इस केस में आप मुझे बता सकते हो सर, आपका सेल था 1 लाख का, कस्टमर अगर पे करेगा तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, अगर कस्टमर डिफॉल्ट करेगा तो आपको कितना प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट का, बता सकते हो सर क्या होगा। सेल 1 लाख का है सर, सेल 1 लाख का है, प्रॉफिट 25,000। प्रॉफिट ही पेज में ना मौसमी, है ही पेज में प्रॉफिट 25,000। सर प्रोबेबिलिटी कितना है कि वो पे करेगा, 82%। 82%, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ था सर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है 18%। देखो सर डिफॉल्ट करेगा इसका चांसेस है 18%, मतलब 18%, तो पे करेगा इसका चांसेस कितना हो जाएगा 82%, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ना सर 0.82। ओके सर, अच्छा अब ये बता दो सर वो डिफॉल्ट करेगा इसका चांसेस, इसमें कितना लॉस हो सकता है उसको या प्रॉफिट हो सकता है उसको, डिफॉल्ट करेगा तो। सर डिफॉल्ट करने से प्रॉफिट तो इन जनरल होगा नहीं ना, डिफॉल्ट करने से लॉस ही होगा, बताओ ना। 75,000। 75,000 पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। अरे सबको समझ में आ रहा है, मौसमी का जवाब है, बट क्या सभी को क्लियर हो रहा है ऐसा, कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा तो आपका नेगेटिव हो जाएगा प्रॉफिट 75,000 का, बट इसका प्रोबेबिलिटी कितना है मौसमी 18%। 18%, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 0.18। यस सर। अब बताओ कि ये समेशन ऑफ px कर दो ना, मतलब समेशन ऑफ px मीन्स आपको बस करना है ये दोनों को इंटू कर दो, 25,000 20,500। 20,500, और ये कितना हो जाएगा 13,500। 13,500, नेगेटिव ना, नेगेटिव सर। तो बस आप लोग मुझे ये बताओ कि ये 20,500 से 13,500 माइनस कर दो, तो समेशन पी एक्स जो है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कर सकते हो आप, एस्टिमेटेड कितना हो गया 7,000। 7,000, दैट मीन्स पॉजिटिव है, प्रॉफिट कर सकते हो आप सर, ऐसा नहीं कि लॉस होगा आपका, अगर आप क्रेडिट देते हो तो लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा, बट 7,000 का प्रॉफिट होगा। ओके सर। अब सर ये हुआ स्टेप 1, अब अभी बात बाकी है सर, स्टेप 2 में बात करते हैं सर। स्टेप 2 में हम लोग बात करेंगे सर रिपीट ऑर्डर का। क्वेश्चन में एक बात था सर कि अगर हम क्रेडिट देते हैं तो फिर से कस्टमर ऑर्डर करेगा, ऐसा तो होता है ना, जैसे मैंने आपको फ्लिपकार्ट से बताया, जैसे मैंने आपको जोमेटो से बताया, जोमेटो ऑफर क्यों देता है आपको, ताकि आप फिर से जोमेटो में ऑर्डर करो, जोमेटो क्यों ऑफर देता है आपको कि ताकि आप फिर से ऑर्डर करो, है ना। तो ये फिर से ऑर्डर करने का जो चस्का लगाते हैं ना हम पे, लेकिन कंपनी पे ये चीज भारी भी पड़ सकता है, लेकिन वही डिस्कस करना है सर, कैलकुलेटिव रिस्क, आप कितना रिस्क उठा सकते हो, दैट इज द बिग पॉइंट। आप एज ए बिजनेस आप कितना रिस्क उठा सकते हो, ये कैलकुलेशन ही तो आपको सीखना पड़ेगा। रिपीट ऑर्डर स्टेप 2 में आप बताओ सर, रिपीट ऑर्डर, सर रिपीट ऑर्डर में प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा रिपीट ऑर्डर का प्रोबेबिलिटी कितना है, अच्छा रिपीट ऑर्डर का प्रोबेबिलिटी मतलब मैं मान के चलता हूं कि वही 82% का जो चांसेस है वही मान के चलता हूं, डिफॉल्ट होगा 12% का, तो रिपीट ऑर्डर इसमें फिर से वही बात सर, आउटकम प्रॉफिट, आउटकम प्रॉफिट, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। তো हाँ बोलो सर। বলছি এখানে 82% কেন অ্যাজিউম করব? 88% হবে তো। ना ना 88%, 82 नहीं, मतलब वो तो मैं पुराना वाला बात ही किया, 80 होगा, मतलब वो मैंने एक्चुअली बोलते बोलते पुराना वाला याद कर लिया कि पुराना में 82 था इसलिए मैं 82 बोल दिया, 88 ही होगा, ठीक है। रिपीट ऑर्डर होगा, ठीक है, तो आउटकम प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी एंड पीएक्स, तो सही बोल रहे हैं मुझसे।
अब देख, ही पेज, पेमेंट करेगा, इसका चांसेस कितना है? बोल, पेमेंट करेगा इसका चांसेस कितना है? 88%। 88%। 88% है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है 12%। ये रहो, यहाँ पर हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है 12%, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा? 88%। थैंक यू सर। तो ये हो जाएगा हमारा 0.88। लेकिन एक सवाल है सर, प्रॉफिट में कितना लिखोगे? 1,05,000 कैसे बोला? बोल। Why? 3 लाख सेल, हाँ 60% তার থেকে মাইনাস হবে ভেরিয়েবল কস্ট, আর ফিক্সড কস্ট 15,000 মাইনাস হবে। अरे वाह, सॉलिड सर, सॉलिड, वेरी गुड सर, वेरी हैप्पी सर। चलो 1,05,000, मौसमी ने एकदम सही बताया सर। ही पेज का परसेंटेज होगा सर 1,05,000, और ही डिफॉल्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा? फिर डिफॉल्ट कितना हो जाएगा? डिफॉल्ट का प्रॉफिट 1,95,000 नेगेटिव। आई थिंक बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि सर ये क्या खेल हो गया जो मौसमी ने बताया। वेरी गुड मौसमी। तो अच्छा, ये वाला कैलकुलेशन मैं 2 मिनट बाद करता हूँ, ये वाला कैलकुलेशन मैं 2 मिनट बाद करता हूँ, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन एक बार आपसे बात कर लो सर। ये जो हुआ 1,05,000 और 1,95,000 का जो खेल हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन ले लो पहले, वर्किंग नोट के हिसाब से ही कर लो, ठीक है। सेल्स कितने का है सर? सेल्स है, अच्छा देखो, पहले वाला जो सेल्स था वो 1 लाख का था। आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन में कितने का सेल्स बोला था? 1 लाख। रिपीट ऑर्डर में सेल्स कितना बढ़ेगा, ये कितना बोला था रोशनी? रिपीट ऑर्डर होगा तो सेल कितना बढ़ जाएगा? 3 टाइम्स। तो 1 लाख का 3 टाइम्स कितना हो जाता है? 3 लाख। 3 लाख, बस सही है। तो 3 लाख, 3 लाख कैसे आ गया सर? 1 लाख इंटू 3 करके, 1 लाख इंटू 3 करके, तो ये 3 लाख हो गया। तो बिजनेस अगर रिपीट ऑर्डर होगा तो 3 लाख के आसपास का रिपीट ऑर्डर हो जाएगा। नाउ पॉइंट इज दैट, अब इसमें कॉस्ट कितने का था? सेल अगर 3 लाख का है तो फिर कॉस्ट, बिजनेस में ऑलरेडी कॉस्ट के बारे में डिसाइड कर लिया था। तो बिजनेस में वेरिएबल कॉस्ट होता है 60% का, फिक्स कॉस्ट होता है 15% का। तो बताओ मौसमी बॉल की बोल ली हिसेबटा 3 लाखेर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना? 60%। 60% ऑफ व्हाट? 60% ऑफ 3 लाख ना? 3 लाख। 3 लाख। और फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा? 15% ऑफ 1 लाख, है ना? देखो सर, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही होगा ना। ये 3 लाख के कारण आपका सेल्स बढ़ जा रहा है, तो इसके कारण क्या आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा? तब वो फिक्स नहीं रहेगा, तब तो वैरी कर जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर, फिक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन 1 लाख के ऊपर होना चाहिए। अनुज, अगर तू सुन रहा है तो समझ में आ रहा है कि नहीं बोल। 1 लाख के ऊपर 15%, लेकिन 3 लाख के ऊपर 60%। बिकॉज 1 लाख का 15% इसलिए बिकॉज आपका फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है। बिजनेस के सेल्स के चेंज के कारण आपका फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड रहेगा, यही फिक्स कॉस्ट का नेचर है। बट वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के कारण चेंज होता है, इसीलिए आपका सेल्स जब 3 लाख है तो वेरिएबल कॉस्ट 60%, मतलब इसका 60%। तो 3 लाख का 60% कितना? 1,80,000। 3 लाख का 60% 1,80,000। 1,80,000. और 1 लाख का 15% कितना? 15,000। 15,000। 15,000. तो दोनों को मिला के कितना हो जाता है? 1,95,000, 5,000. है ना? तो ये रहा वर्किंग। इसीलिए आप यहाँ पर मौसमी ने 1,95,000 बोला। लेकिन सर अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो फिर लॉस ही होगा ना, आपको प्रॉफिट थोड़ी ना होगा। तो इसीलिए 1,95,000 को उसने नेगेटिव में बोला। वेरी गुड सर। लेकिन प्रोबेबिलिटी कितना है कि आपका नेगेटिव होगा? दैट इज 12%। तो आप बताओ कि सर 1,95,000 इंटू 1.12 कितना हो जाता है आपका? ये दोनों का हिसाब बताइएगा सर मुझे। डिफॉल्ट का 23,400 डिफॉल्ट, और ये बोलो सर 92,400। 92,400। थैंक यू सर।
तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? समेशन पी एक्स मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 69,000 हो रहा है। हाँ सर, सही, सबका मैच किया। 69,000. 69,000 बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है 69,000। तो अब ये हो गया स्टेप 2। नाउ सर स्टेप 3। स्टेप 3 में बिजनेस को क्या करना है? अभी बिजनेस को डिसीजन लेना है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिजनेस ने कितना किया क्रेडिट ग्रांटिंग करके? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपने उधार दिया, लोन दिया, या फिर लोन में प्रोडक्ट बेचा, जो करना है करो, बट लोन देके या उधारी में प्रोडक्ट बेच के आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है? इसमें आपका स्टेप 1 प्लस स्टेप 2, ठीक है। तो स्टेप 1 के हिसाब से 7,000 का प्रॉफिट, स्टेप 2 के हिसाब से कितने का प्रॉफिट? सर बोलो सर। स्टेप 69,000 69,000. 69,000 का प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है। देखो सर, क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था उसमें क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने ये बात सोचा था कि सेल 1 लाख का है, वेरिएबल कॉस्ट 60% का है, फिक्स्ड कॉस्ट 15% का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है 18% का। हाँ सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है 18% का। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफॉल्ट कितना माना था हम लोगों ने? बोलो ना। 82% का, बिकॉज डिफॉल्ट होगा, फर्स्ट ऑर्डर में डिफॉल्ट होगा, इसका चांसेस था 18%, तो फर्स्ट ऑर्डर में डिफॉल्ट नहीं होगा, इसका चांसेस था 82%। और अगर फर्स्ट ऑर्डर 82 मतलब फर्स्ट ऑर्डर का चांसेस अगर 82% है, तो अगर ये होता है तो रिपीट ऑर्डर होगा ही होगा। अगर ये होता है तो रिपीट ऑर्डर होगा ही होगा। तो फिर रिपीट ऑर्डर का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? रिपीट ऑर्डर का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? पॉइंट को समझिएगा सर। रिपीट ऑर्डर का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 0.82। बात को समझिए सर। 0.82 ऑफ 69,000 मतलब यहाँ पर जो पॉइंट में मौसमी उस टाइम पे बात कर रहा था, मैंने मौसमी को बोला मौसमी सही है, मौसमी सही था, रिपीट ऑर्डर होगा इसका प्रोबेबिलिटी है 0.82, लेकिन रिपीट ऑर्डर में डिफॉल्ट करने का चांसेस है 12% और पेमेंट करने का चांसेस है 88%। बट मेरा कहने का मतलब यही है कि रिपीट ऑर्डर होगा इसका चांसेस कितना है, मतलब रिपीट ऑर्डर होगा तो इसका चांसेस भी 82% ही मान के मतलब एज्यूम कर लेना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर होगा इसका चांसेस 82%, और ये क्वेश्चन ने पहले ही सेटअप करके रखा था कि अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो रिपीट ऑर्डर होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन ने यहाँ पर हम लोगों ने ये सोच लिया कि रिपीट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर होगा इसका चांसेस है, फर्स्ट ऑर्डर में डिफॉल्ट नहीं होगा इसका चांसेस है 82%, इसका मतलब रिपीट ऑर्डर का जो चांसेस है वो भी 82% है। आप लोग बात को समझिए सर। फास्ट ऑर्डर में डिफॉल्ट नहीं होगा इसका चांसेस है 82%, अगर डिफॉल्ट नहीं होता है तो रिपीट ऑर्डर होगा। लॉजिक समझो, अगर डिफॉल्ट नहीं होता तो फिर रिपीट ऑर्डर होगा, यही तो कॉन्सेप्ट बिजनेस ने सोचा था ना। तो फिर अल्टीमेटली रिपीट ऑर्डर होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 82%। क्या ये बात क्लियर है सर? इसीलिए ये जो प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पर सोचा ना 69,000 का, 69,000 पूरा नहीं होगा सर। 69,000 का 82% का प्रोबेबिलिटी लेना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपका आंसर प्रॉपर बनेगा। बोलो सर कितना हो रहा है, और कोई किसी को भी अभी भी डाउट लग रहा है तो पूछो सर। 56,580. हाँ सर 56,580. 56,580 ठीक से बोल। 82%. 82% ऑफ 69,000 कितना हो रहा है? 56,580. ओ अच्छा, 7,000 प्लस 56,580, ओके, टोटल करके बताना। 63,580. 63,580। क्रेडिट शुड बी ग्रांटेड। हाँ सर, पॉजिटिव है तो क्रेडिट देना चाहिए, क्रेडिट शुड बी ग्रांटेड। नाउ मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूं सर,
ये 82% वाला केस में कोई कंफ्यूजन है क्या? मौसमी तू ही बोल ले। अरे बोल रहे मौसमी, बोल। कंफ्यूजन? আরে হ্যাঁ না, কিছু তো বল। স্যার বলছি 69,000 যেটা বেরোলো ওটা তো ডিফল্ট বাদ দিয়ে বেরোলো না, তাহলে আবার না না, 82% করার দরকার। এটা 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 করার দরকারটা এটা এই জন্য ছিল, बिजनेस थोड़ा कंजर्वेटिव माइंड में चलता है, ठीक है। अब ये बिजनेस का नेचर है, मतलब पैसा लॉस जो होता है उसके बारे में बिजनेस हमेशा पहले से थोड़ा ज्यादा ही सोच लेता है। तो ये कॉन्सेप्ट के पीछे एकदम सिंपल सा लॉजिक काम कर गया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में, कि रिपीट ऑर्डर होगा, इसका मतलब ये सेकंड प्रॉफिट जो था स्टेप टू में जो तुमने किया वो किस लिए किया? स्टेप 2 का जो कैलकुलेशन तुमने किया ये किस लिए किया? रिपीट ऑर्डर के लिए किया, है ना। ये रिपीट ऑर्डर आपको मिलेगा, आप फ्लिपकार्ट की तरह से सोचो ना, ये मानो कि पूरा का पूरा सिर्फ फ्लिपकार्ट कर रहा है, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट ऐसा ही सोच रख रहा है ना कि भाई मेरा रिपीट ऑर्डर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर रिपीट ऑर्डर होगा तो क्या होगा, अगर रिपीट ऑर्डर होगा तो क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिपीट ऑर्डर का चांसेस 82% क्यों है? बिकॉज आपने स्टार्टिंग में ही बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर अगर होता है तो रिपीट ऑर्डर होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर होगा इसका चांसेस है 82%, तो फिर रिपीट ऑर्डर होगा इसका भी चांसेस है 82%। दैट्स व्हाई स्टेप 1 में आपका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है 7,000, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेकेंड केस में आपका बिजनेस 69,000 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कर रहा है, बट 69,000 का प्रॉफिट होगा इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 82%। दैट्स व्हाई आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टू बी वेरी स्पेसिफिक 63,580। आई थिंक अभी क्लियर होना चाहिए। हेलो, हाँ सर, है ना, यही कॉन्सेप्ट है सर। मतलब 69,000 तुम्हारा रिपीट ऑर्डर में प्रॉफिट होगा, इसका चांसेस कितना है? 82%। दैट्स व्हाई ये 82% यहाँ पर हुआ, एंड तभी जाके हम लोगों ने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को इस तरह से कैलकुलेट किया। तो क्योंकि पॉजिटिव है, वो भी 63,000 का है, तो क्रेडिट शुड बी ग्रांटेड। ओके, तो ये होता है क्रेडिट इवैल्यूएशन, क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजंस का हिसाब करने का तरीका। अब ऐसा चाहे आप बैंकिंग बिजनेस में हो, चाहे आप रिटेल बिजनेस में हो, बिग बाजार टाइप के बिजनेस में हो, जो भी बिजनेस आप करो, आपके लिए ये सब चीजें बहुत वाइटल है। क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजंस अंदर की बात है सर, ये कोई बाहर की बात नहीं है, ये सब अंदर की बात है कि बिजनेस का जो अंदर का टीम है, टीम मैनेजमेंट है, वो अपने बिजनेस के बारे में एक्चुअली क्या सोचता है। सेक्शन 3 पे बात करूंगा सर। सेक्शन 3 जो है, ये मैं क्रेडिट पॉलिसी में बात कर रहा हूँ, रिसीवेबल मैनेजमेंट का सेक्शन 3, जो आपको ये सिखाएगा सर क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल। अच्छा, मैं एक बार ज्योति, रोशनी, प्रिया सभी को पूछना चाहता हूँ। अनुज, क्लियर हो रहा है ना बात? शुभो, हाँ सर। बोल सर। सुमित का आवाज तो मुझे मिल नहीं रहा है, आई थिंक नहीं है। अगला क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल, ठीक है। क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल, अब ये क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल क्या है? वेट सर, मैं बताता हूँ। मेनली देयर आर, अभी मैं आपको येस बैंक का कहानी भी बताऊंगा, ठीक है। अभी आपसे मैं क्रेडिट येस बैंक का जो कहानी है वो भी आपसे शेयर करूंगा सर, तो मैं आपसे वही शेयर करने अभी जा रहा हूँ, लेकिन वो कहानी इसी पॉइंट से कनेक्टेड है सर। क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल, देयर आर बेसिकली 4 क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल, 4 क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल। 4 तरह का क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल होता है। अब ये 4 तरह क्या है सर? अच्छा, उसके ऊपर बेस करके एक होता है सर क्रेडिट स्टैंडर्ड्स, एक होता है सर क्रेडिट स्टैंडर्ड्स। पहले लिखो सर क्रेडिट स्टैंडर्ड। अब क्रेडिट स्टैंडर्ड में ना कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। इसको मैं पहले लिखूंगा, क्रेडिट स्टैंडर्ड को पहले मैं लिखा देता हूं सर। प्रेजेंटली वी हैव कुछ कॉलम बना लो सर, कैटेगरी वाइज, एक्सप्लेनेशन वाइज, कैटेगरी, एक्सप्लेनेशन, स्टैंडर्ड। ओके, कंपनी ऐसे ही सोचता है सर, जैसा आप लोग अभी एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर सोच रहे हो, आपका सोच भी ऐसा ही होना चाहिए।
चाहे आप कंपनी के लिए काम करो या फिर खुद के लिए काम करो। एक को हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। हाँ बोलो सर। মাঝখানেটা কি লিখেছো? एक्सप्लेनेशन क्या ना, स्पेलिंग तो भूल हो जाएगी ना, ठीक ही तो আছে। ओ अच्छा, एक्स नहीं आया, सॉरी सर। एक्सप्लेनेशन, कैटेगरी वाइज, एक्सप्लेनेशन वाइज, स्टैंडर्ड वाइज। कैटेगरी ए बी सी एंड डी, ठीक है। अच्छा, ए में लिखो सर एक्सेलेंट। क्या लिखोगे? एक्सेलेंट। और स्टैंडर्ड में लिखो अनलिमिटेड क्रेडिट। बी में लिखना सर गुड। स्टैंडर्ड में लिखना लिमिटेड क्रेडिट। सी में लिखना ओके, नो क्रेडिट। एंड डी में लिखना बैड। बैड को क्या करे? ऑब्वियसली नो क्रेडिट। अब यही खेल आपको मैं समझाऊंगा येस बैंक के थ्रू से, ओके। इसीलिए मैं बोला था कि येस बैंक के साथ हुआ गया था सर। हुआ तो बहुत दिन पहले था, बहुत दिन नहीं, 1-1.5 साल पुराना। एक सेकेंड, येस बैंक के साथ जो भी हुआ था वो 1.5-2 साल पुराना बात है सर। लेकिन अभी भी येस बैंक प्रॉब्लम के साथ है, लिख ले। हाँ बोलो सर, कोई कुछ बोल रहे हो, बोलो। किसी ने कुछ, कोई कुछ कह रहा था, अरे बोलो सर। না দাদা লিখতে লেখা হয়নি তাই। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, लिख लो। হয়ে গেছে? হয়ে গেছে। ओके सर। अब देखो सर, ये मैंने स्टार्टिंग से येस बैंक चिल्ला रहा हूँ कि सर ऐसा क्या बात है येस बैंक के साथ। तो पहले तो मैं आपको ये येस बैंक का जो कहानी है ना, इसको 2 हिस्सों में मुझे आपको बताना है। तो अभी तो मैं आपको पहले बताऊंगा व्हाट्स हैपनिंग विद येस बैंक, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सोच रहे हो, ऑब्वियसली येस बैंक का बात हो रहा है तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट वाला फीलिंग बहुत लोगों के अंदर आ गया। कुड येस बैंक मेक ए कमबैक? क्या येस बैंक जो प्रॉब्लम में पड़ गया सर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम में पड़ गया, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम में है। ये मैं स्टॉक मार्केट क्लास में, जो सैटरडे संडे वाला क्लास होता है ना, वहां पर बात करूंगा वो कमबैक कर सकता है कि नहीं कर सकता। बट अभी मैं आपके साथ थोड़ा फाइनेंशियल लेवल पे बात तो जरूर करूंगा कि हुआ गया था। इसका फाइनेंस को तो जरूर समझना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या हुआ था, कहानी क्या था। तो 10 मिनट लगेगा सर कहानी सुनने में। थोड़ा समझो सर, प्रैक्टिकल लाइफ में, बिजनेस में क्या प्रॉब्लम होता है। ओके सर। तो येस बैंक, अच्छा, today's class we take stock of Yes Bank and figure out how the company has fared in the first couple of years। मतलब लास्ट कुछ सालों में इसमें कुछ काफी अच्छा खासा प्रॉब्लम हुआ है सर। रिसेंटली भी प्रॉब्लम कुछ खत्म नहीं हो गया, बट हाँ किसी किसी को लगता है कि लॉन्ग रन में कंपनी बहुत दूर जा सकता है, ठीक है। बट कंपनी बहुत जोर का धक्का गिरा है सर, रोलर कोस्टर राइड में चढ़ा है। अब ये रोलर कोस्टर राइड में क्या प्रॉब्लम था, मैं पहले आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बताता हूँ कि येस बैंक में हुआ गया था। पहली बात सर, मार्केट टेस्टिंग टाइम्स। सो बिफोर वी गेट टू मीट ऑफ दिस स्टोरी वी नीड टू डू ए क्विक रिकैप। 2 years ago, मतलब 2 साल, मतलब सर ये 2020 का बात कर रहा हूँ, 2019 का बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2019 का बात कर रहा हूँ। उससे भी 2 साल पहले, मतलब ऑलमोस्ट 2017 का केस है। येस बैंक वाज बैंकिंग हॉटशॉट 2017 के आसपास में। मैं भी इसका स्टॉक प्राइस भी आपको शो करता हूँ, चलो एक बार देख ही लो कि येस बैंक में स्टॉक प्राइस में क्या सिचुएशन था और आज येस बैंक कहाँ है। मतलब वो एक गाना है ना सर, कहाँ से कहाँ आ गए, क्या एक देखते देखते, हाँ क्या से क्या हो गए देखते देखते, ऐसा कुछ गाना है सर एक। अब आप लोग गाना गाना मत चालू कर दो सर, मैं तो बस याद दिलाने के लिए बोला। येस बैंक शेयर प्राइस लास्ट 5 साल का डेटा में, जस्ट लुक सर, 2017 के आसपास का बात कर रहा हूँ, 17-18 में ऑलमोस्ट 400 के आसपास एक एक शेयर का दाम चल रहा था। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये बैंकिंग, इसको हॉटस्पॉट क्यों बोला जा रहा था? ड्यूरिंग दिस पीरियड बिजनेस को लेके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था सर, बहुत हाई था। लेकिन 2019 देख रहे हो सर, क्या डाउनग्रेडेशन, उसके बाद थोड़ा सा आप फिर डाउनग्रेडेशन, और इतना डाउन हुआ कि 400 का शेयर अभी 12 में चल रहा है। 12 तो फिर भी लास्ट, ये अगर सुमित बोल रहा था स्टार्टिंग में
ये लास्ट दिन में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है इसका, ऑलमोस्ट 13.51% का। तो 11 में था, 1.60 ऐसा शेयर में अच्छा खासा ग्रोथ था। लास्ट 4-5 दिन में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिया है, बट ये ट्रेडिंग पर्पस में है सर। बट लॉन्ग टर्म परव्यू में सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सर एक 400 का शेयर, एक 400 के आसपास का शेयर जो बैंकिंग हॉटस्पॉट था, वहां से नीचे क्यों गिरा है। आपको बात समझ में आ रहा है सर? यस बैंक का ये जो कहानी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्रेडिट ग्रांटिंग पॉलिसी के थ्रू से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लास में, क्यों बोल रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है सर? यही है सर बात। It held so much promise that many people thought it would go on to become one of the largest private banks in India. आपसे एक सवाल पूछूं सर, एक सिंपल जनरल नॉलेज, करेंटली इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक क्या है? एनीवन सर, जल्दी बोलो। लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया करेंटली? सर HDFC। थैंक यू सर, वेरी गुड, HDFC सर, ऑब्वियसली। उसके बाद ICICI, कोटक वगैरह आता है, ठीक है, बट HDFC नंबर 1 में है। ICICI एक टाइम पे पहले ज्यादा था सर, HDFC से भी आगे था, बट HDFC अभी सर एकदम नो डाउट अनडिस्प्यूटेडली बहुत आगे है, बहुत आगे है। HDFC के साथ अगर कोई प्रॉपरली कंपटीशन में है, ठीक है, मतलब कंपटीशन नहीं बोलना चाहिए, दोनों का कंपटीशन होता नहीं चाहिए, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट लेवल में है, पब्लिक सेक्टर, और ये प्राइवेट सेक्टर, तो कंपेयर नहीं करना चाहिए। बट फिर भी अगर मैं बैंक वाइज 2 मिनट बता दूं तो फिर ऑब्वियसली SBI का बैंक मतलब बिजनेस अच्छा है और इधर HDFC का अच्छा है। हाँ, कुछ बैंक आ रहा है सर मार्केट में, अच्छा बैंक बिजनेस दे रहा है, डिफरेंट इशू बाद में करेंगे चर्चा। अच्छा, तो it held so much promise that people would go to come on largest private banks in India. Investors loved the company, customers were happy, and the man leading the bank, Rana Kapoor, could be no wrong. गलती हो ही नहीं सकता, ऐसा वाला फीलिंग। Until that, RBI refused to let him continue as CEO. तब तक अच्छा लग रहा था सबको, जब तक RBI ने राणा कपूर को CEO के हिसाब से आगे बढ़ने से रोक रहा था। The company stock price tumbled. जैसे ही रोका, कंपनी का स्टॉक प्राइस हिलने लगा। कंपनी का स्टॉक प्राइस हिलने लगा। आप लोगों ने अभी देखा कि किस तरह का 400 का शेयर नीचे कितना बार टम्बल्ड हुआ है। Investors could not figure out why he was being ousted, and Yes Bank lost 2,000 crore, 22,000 crore in a single day of trading. एक दिन के ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट में 22,000 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को। ये 2019 का बात कर रहा हूं मैं। There were rumors that the company might have underreporting bad loans, अंडर रिपोर्टिंग बैड लोन्स। आप समझ रहे हो सर, कंपनी का क्या चल रहा था? बैड लोन का प्रॉब्लम था। बैड लोन क्यों हो गया सर? कंपनी को बैड लोन क्यों हो गया, बोलोगे सर कोई मुझे? बैड लोन के पीछे का सबसे बड़ा काम क्या है? इसको और एक नाम भी बोलते हैं सर, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब मेन प्रॉब्लम हो गया था सर क्रेडिट ग्रांटिंग में। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? बैड लोन कब होता है किसी का? जब क्रेडिट ग्रांटिंग में गलती होता है। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। The skeletons were now tumbling. अभी तो येस बैंक का स्केलेटन निकल रहा था। There was a new CEO in town, but despite his most optimistic assessment, Yes Bank seemed like it was destined to lose money. अपना पैसा हराने के लिए ये तो मोटा मोटी पूरा एकदम लोटा कंबल लेके रेडी हो रहा था। ये हो भी गया था, ऑलरेडी सब कम हो चुका। ये कहानी पढ़ रहे हो आप लोग अभी। This was partly because almost all of the company's loans went to large corporates. कंपनी के पास जो पैसा था ना, मैक्सिमम बड़े बड़े कंपनीज को दे दिया था। बड़ा कंपनी में मैं कुछ नाम आपको अभी बता रहा हूँ, बाकी बाद में आप लिस्ट देख लेना, गूगल कर लेना। जी नेटवर्क का बात कर रहा हूँ, बिजनेस इसका पूरा खत्म हालत में है। रिलायंस कम्युनिकेशन, फ्यूचर ग्रुप मतलब अपना बिग बाजार, ऐसे कुछ कंपनी के पास इनका पैसा चला गया था। मतलब इन्होंने लोन दिया था तो किसको? जी नेटवर्क को, जिसका बिजनेस का हालत काफी खराब। लोन दिया था तो किसको? रिलायंस कम्युनिकेशन, अनिल अंबानी को। लोन दिया था तो किसको? फ्यूचर ग्रुप को। मतलब जो लोग अपना बिजनेस को संभाल नहीं पाया, बाद में एक एक करके सब मार्केट में कहाँ आ गया। रिलायंस तो पहले ही आ चुका है और बाद में ये बाकी लोगों को भी आप लोगों ने देख लिया मार्केट में। तो प्रॉब्लम क्या होना था वो तो समझ में आ ही गया। एंड द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर वाज इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर and these companies began to default. It was dawning on Yes Bank.
and that a significant chunk of money that they gave out as loans was unlikely to be paid back in full. This eroded investor confidence further. Yes Bank के बारे में जो investor का confidence था वो चला गया सर, and Yes Bank continued to take a beating in the markets. वो बार बार उसका हालत खराब ही हो रहा था मार्केट में. Now you are now up to speed. अब क्या बात है सर? However, this is the only half story. पूरा story नहीं है. The other half involves where does Yes Bank go from here? अब यहाँ से Yes Bank किधर जा रहा है? अब यहाँ से Yes Bank किधर जा रहा है? आपके मन में सवाल जरूर आ रहा है सर. Just a few days back, मतलब 19 के आसपास का बात कर रहा हूँ, कंपनी डिक्लेयर्ड रिजल्ट ऑफ दिस सेकंड क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 2019 का बात कर रहा हूँ. Normally it would not have been much of a problem. Banks do mess up every now and then. हर मोमेंट में कंपनी हवा ढीला. But eventually they managed to dust themselves and get back on their feet. However, Yes Bank is walking on dangerously thin ice. Normally banks are mandated to save some money as additional buffers. Normally आप लोग जो लोग वर्किंग कैपिटल का क्लास अच्छे से किए हो उनको पता है सर कि हमेशा कंपनी को अपना एडिशनल बफर के लिए कुछ पैसा सेव रखना पड़ता है ना. अरे क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बफर पैसा जो होता है उसको क्या बोलते हैं वर्किंग कैपिटल में? आप लोगों ने बहुत सॉल्व किया. अरे बोलो सर, कोई तो बोलो. वर्किंग कैपिटल के एंड में आप लोग बार बार कुछ पैसा रखते थे ना, उस पैसे को क्या बोलते हो? अरे कोई तो बोलो. कैश इन हैंड. कैश इन हैंड तो आपके पास होता ही था, बट आप कुछ पैसा हाथ में रखने के लिए रखते नहीं थे क्या? अरे सेफ्टी मार्जिन भूल गया? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. नहीं रे बाबा, वर्किंग कैपिटल क्लास में सेफ्टी मार्जिन का कॉन्सेप्ट, जब भी स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल बनाते थे आप लोग, उसमें लास्ट में आप लोग 10% सेफ्टी मार्जिन, 20% सेफ्टी मार्जिन नहीं किया? हाँ? नहीं पता. हाँ तुम तो छोड़ो. अरे मौसमी तुम लोग भी भूल गए क्या सेफ्टी मार्जिन? ना सर मने আছে. हाँ तो वही सर, तो हर कंपनी को ना थोड़ा बहुत एडिशनल बफर रखना चाहिए टू इंश्योर दैट दे कैन पे देयर ड्यूज एंड कंडक्ट बिजनेस विदाउट हिकअप्स. तो ये रेगुलर बेसिस में करना चाहिए वर्किंग कैपिटल में. बट ऑल दोस अनपेड लोन्स, क्योंकि बिजनेस के पास जो रेगुलर फ्लो था, जो जिनको इन्होंने लोन दिया था, ठीक है, जो इनका डेटर था, अगर वो लोग पैसा प्रॉपरली पे करेगा तब ना बिजनेस कुछ सोचेगा. अनपेड लोन अगर नहीं आ रहा है, येस बैंक एक्यूमुलेटेड इन द पास्ट आर नाउ ईटिंग इनटू द कंपनी सेफ्टी बफर्स. तो कंपनी के पास जो सेफ्टी मार्जिन का पैसा था वो भी क्या हो रहा है सर? डेटर का नॉर्मल पैसा नहीं मिलेगा तो फिर जो सेफ्टी बफर था वो क्या कहाँ चला जाएगा? वो भी खा जाएगा, वो भी अभी बिजनेस में यूज हो जाएगा. इसीलिए सेफ्टी मार्जिन रखना पड़ता है ताकि थोड़ा बहुत इज्जत बच जाए मार्केट में. थिंक अबाउट इट, फॉर येस बैंक टू स्क्रिप्ट अ टर्न अराउंड दे हैव टू स्टार्ट डॉलिंग आउट मोर लोन्स, बट दे कैन ओनली डू दैट इफ दे हैव इनफ मनी सिटिंग आइडल. मतलब बिजनेस कंपनी का क्या है? लोन प्रोवाइड करना. यही बैंक का काम है सर. बैंक का सेल मतलब क्या? बैंक का सेल मतलब लोन प्रोवाइड करना. बैंक सेल कर रहा है, कुछ सेल्स बढ़ रहा है उसका क्या मतलब है? कि वो लोन प्रोवाइड कर रहा है. तो लोन प्रोवाइड करेगा तब ना जब उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा रहेगा. पैसा है कहाँ जो लोन प्रोवाइड करेगा? One way to mobilize these funds is to go out there and borrow money from outside investors. अब अपने बिजनेस को चलाने के लिए किसी और से वो फिर से लोन ले रहा है, मतलब उसका काम है लोन देना, तो वो अभी अपना बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए किसी और से लोन ले रहा था. अब बात को समझो, मतलब इतना खराब सिचुएशन क्रिएट हो गया कि लोन देने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है. बट दैट हैज बीन डिफिकल्ट कंसिडरिंग दिस गुड फोक्स हैव बीन अनविलिंग टू विद देयर कैश पोस्ट द एनबीएफसी क्राइसिस. मतलब जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज उस टाइम पे वो लोग भी थोड़ा क्राइसिस जोन में था, तो वो लोग भी प्रॉपर वे में लोन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था. और ऐसे बिजनेस को कौन लोन देगा? द अदर अल्टरनेटिव इज टू स्टार्ट कलेक्टिंग मोर डिपॉजिट्स. ये एक अच्छा ऑप्शन था कि बिजनेस के पास मतलब बैंक है ना सर, क्या है ये? येस बैंक बैंक है, तो लोग डिपॉजिट करें इनके पास. डिपॉजिट मतलब एफडी में पैसा जमा करे, सेविंग्स में पैसा जमा करे, है ना सर? ऐसा जमा बढ़ाए इनके पास. As more money start flowing into the bank by way of said deposit, banks get access to funds that can be used to. अब वो फंड को जमा रख के आरबीआई से भी लोन ले सकता था. बैंक का बिजनेस समझते हो ना? हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं ना बैंक के पास, वो पैसा बैंक मॉर्गेज रख सकता है, वो आरबीआई के थ्रू से लोन भी पास करा सकता है. उस पैसे को सीआरआर एसएलआर के थ्रू से जमा करके मार्केट में लोन प्रोवाइड कर सकते हैं. यही बैंक का बिजनेस है. लेकिन डिपॉजिट आएगा तब ना. बैंक गेट एक्सेस टू फंड्स दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट मोर लोन्स. हाउएवर with trust first eroding. सबसे पहले क्या जाता है जब बिजनेस खराब होता है?
सबसे पहले लोगों का भरोसा खराब होता है। तो लोग इनके पास डिपॉजिट रखना क्या किया, छोड़ दिया कि दे दिया? अरे पब्लिक का डिपॉजिट का भरोसा मिलेगा क्या ऐसे सिचुएशंस में? यस और नो? अरे हाँ या ना? ऑब्वियसली ना, ऑब्वियसली ना। एंड द लीव्स अस विद वन फाइनल अल्टरनेटिव। तो ये भी डिपॉजिट का भी सोर्स खत्म। लास्ट अल्टरनेटिव था गेट द मनी इन बाय सेलिंग ए पार्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी का कुछ एसेट सेल करके पैसा जुगाड़ करें। This way the bank will have no obligation to pay interest on the funds collected and the entire corpus, मतलब जो corpus का मतलब होता है capital, can be used to shore up the safety buffer and start offering more loans. यही एक ऑप्शन कंपनी के पास बचा था। So it should come as to no surprise that Yes Bank has been trying to do just that. अपना एसेट सेल करके कंपनी अपना बिजनेस को फिर से स्टार्ट करना चाहता है और उसमें ऑब्लिगेशंस भी नहीं रहेगा। A couple of months back, 1920 का बात कर रहा हूँ, raised close to 2000 crore by selling stake in the company. कंपनी का जो शेयर है उसको सेल किया। स्टेट बैंक आया था सर उसको, अभी भी स्टेट बैंक का स्टेक है, बट दिस 2000 करोड़ के आसपास। बट दिस इज नॉट इनफ। येस बैंक नीड्स अ लॉट मोर मनी। आपको दिमाग सोच में चिंता हो जाए ना सर कितना, सर एक कूल $3 billion वुड बी नाइस। $3 billion अब आप कैलकुलेट कर लो, 2000 करोड़ में कुछ नहीं होगा। And the CEO has been assuring everyone that they have outside investor waiting on the sidelines to come in and invest in any moment now. CEO सबको यही बात कर रहा है कि आउटसाइड इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, आएगा हमें बचा के लेके जाएगा। Unfortunately, the identity of these mysterious investors keeps changing every now and then. हर बार कभी ये आएगा कभी वो आएगा। अरे भाई खराब हालत में ना वही होता है सर, जिसका किस्मत खराब चलता है ना, हर चीज में उसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो येस बैंक के साथ भी वही हुआ जो नॉर्मली किसी इंसान के साथ भी होता है। फर्स्ट इट वाज सम आईटी जायंट, देन अ पेमेंट कंपनी एंड नाउ सम फैमिली ऑफिस विद डीप पॉकेट्स विलिंग टू पुट $1.2 billion अप फ्रंट। मतलब बात मार्केट में खबर चल रहा है कभी ये आएगा कभी वो आएगा, बट अल्टीमेटली कोई आ नहीं रहा था। अपेरेंटली द बैंक इज लाइकली टू क्लोज दिस डील बाय एंड ऑफ द ईयर। ये सारा का सारा डील भी इनका क्लोज हो गया 2019 के एंड पे। मतलब जितना आशा था वो आशा भी खत्म होने को है। एनीवे, इवन इफ समवन डज कम इन एंड ऑफर मॉनेटरी सपोर्ट, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, मतलब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे, विल हैव टू फॉरगो सिग्निफिकेंट ओनरशिप। मतलब उनको अपना ओनरशिप हराना पड़ेगा और जो भी उनका चंक है वो सेल करके कंपनी को कुछ मिल जाए इन एक्सचेंज फॉर दिस कैपिटल। विल द आरबीआई अप्रूव द डील? अब सवाल है कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स कंपनी छोड़ के जाएगा क्या आरबीआई? क्योंकि देखो सर बैंक है तो आरबीआई के ऊपर ही बेस करके चलता है। आरबीआई एक्ट है, बैंकिंग एक्ट है, सिर्फ कंपनी पर्सपेक्टिव से नहीं चलता है बैंक। बैंकिंग बिजनेस में 2-3 रेगुलेशंस है, एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, एक आरबीआई का भी एक्ट है, तो सब कुछ देख के चलना पड़ता है। तो आरबीआई का अप्रूवल बहुत जरूरी है इंडिया में बैंकिंग में, चाहे आप कितना भी प्राइवेटली काम करो। इसके बारे में बड़ा सवाल है कि भाई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता। Will shareholders back this arrangement? We don't know. Will Yes Bank be able to use this money and rise like the Phoenix? मतलब एकदम फिर से फोइनिक्स बनेगा उसका, मतलब बहुत बड़ा छलांग मार सकता है कि नहीं? ठीक है, बड़ा बड़ा कुछ करके कुछ हो जाए, लेकिन इसके बारे में कुछ सवाल आरबीआई की तरफ से रह गया सर। होपफुली इट डज, अल्टीमेटली आरबीआई की तरफ से कुछ हुआ, बट फॉर नाउ इट इज सेफ टू से दैट नोबडी रियली नोज एनीथिंग फॉर श्योर, सो आई गेस वी विल जस्ट हैव टू लीव इट। मतलब अभी उसी हालत में उसको रह देना चाहिए था। ये 1920 का बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। अल्टीमेटली बिजनेस क्या हो गया, वही होना था जो होना चाहिए था। बैड लोन के कारण, बैड क्रेडिट ग्रांटिंग के कारण पूरा का पूरा बिजनेस का सिचुएशन एकदम खत्म हालत में था। आपको मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स शो करता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि क्या केस बना था, ठीक है। ये देखो सर, ये कुड येस बैंक मेक ए कमबैक, ये केस स्टडीज मैं नेक्स्ट स्टॉक मार्केट क्लास में डील करूंगा, ठीक है। ये देखो सर, येस बैंक सेड इट हैड रिपेड 35,000 करोड़ टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटलिंग सम ऑफ इट ड्यूज। जो ड्यू था उनका वो उन्होंने क्लियर किया। तो ऐसे बहुत सारा और भी कहानी है, बट मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ, कुछ स्टैटिस्टिक्स। आप थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देखो, ठीक है, आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये देखो सर, ये येस बैंक का डिपॉजिट है, ये येस बैंक का डिपॉजिट है। क्या है ये? डिपॉजिट। मतलब बैंक का सबसे बड़ा शेयर एसेट्स क्या है? बैंक का डिपॉजिट। जिस बिजनेस के पास डिपॉजिट अच्छा होता है बैंक में, वो बिजनेस अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सिचुएशंस में देख पाता है। लेकिन आप इसका देखो सर,
यस बैंक का क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? अरे कुछ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इसका डिपॉजिट 19 से 20 में 21 में किस तरह से डाउनग्रेडेशन में गया है। कहाँ लाख करोड़ का है सर, 2 लाख करोड़ का, 2.13, 2.23, 2.23, धीरे धीरे 1.105 में चला गया था। फिर से थोड़ा सा अच्छा हुआ है डिपॉजिट रेशियो, क्योंकि अभी मार्केट में फिर से आरबीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको कंट्रोलिंग कर रहा है, तो पहले से सिचुएशंस बेहतर है। स्टैटिस्टिक्स वाइज आप देख सकते हो, ये रिसेंट स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो 2021 का लास्ट क्वार्टर 1 के हिसाब से इनके पास डिपॉजिट लो रेट में है, बट फिर भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ये एक स्टैटिस्टिक्स आपको सोचने लायक है। और बैंक के बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो रेशियो होता है वो होता है सर कासा रेशियो। कासा रेशियो का फुल फॉर्म किसी को पता है सर? व्हाट इज कॉल्ड कासा रेशियो? हाँ, ये बैंकिंग बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को पता है सर व्हाट इज कॉल्ड कासा रेशियो? टोटल जो डिपॉजिट रहता है ना कंपनी के पास, टोटल डिपॉजिट के बैंक बिजनेस में, टोटल डिपॉजिट में कितना करंट एसेट्स और मतलब करंट अकाउंट में और कितना सेविंग्स अकाउंट का डिपॉजिट है। तो जिस बैंक के पास जितना ज्यादा करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट रहेगा, उसका जिसका जितना परसेंटेज अच्छा रहेगा वो उतना अच्छा कंडीशंस में होता है। कोटक महिंद्रा का कासा रेशियो बहुत अच्छा है सर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी 41, 40, 40, 40, 39, सबसे कम में है सर यस बैंक 26%। इसका कासा रेशियो सबसे खराब हालत में है। मतलब करंट एसेट्स और सेविंग्स अकाउंट का, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट का टोटल डिपॉजिट के ऊपर बेस करके जो रेशियो बनता है वो सबसे मतलब खराब है यस बैंक का। तो ये एक प्रॉब्लम है करेंटली। इसको मैं डिटेल्स चर्चा करूंगा सर जब मैं इसका पूरा केस स्टडीज करूंगा। ये रहा आपका जीएनपीए एंड एनएनपीए। सर एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, मतलब आपने ऐसे लोगों को लोन दिया जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप ऐसे लोगों को लोन दिए जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। आपको बात समझ में आ रहा है ना सर? आप देख लो सर, बाकी क्रेडिट ग्रांटिंग में कितना बड़ा प्रॉब्लम कर गया यस बैंक ने। नॉट जस्ट यस बैंक, आपको यहाँ पर और भी कुछ नाम दिखेगा। क्रेडिट ग्रांटिंग में यस बैंक देखो, पीएनबी देखो, ठीक है, और आप बैंक ऑफ बड़ौदा का भी देख सकते हो। बट फिर भी बैंक ऑफ बड़ौदा अपने आप को संभाल लिया है, ठीक है, मतलब नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में फिर भी संभाल लिया है। बट लुक एट यस बैंक, लुक एट यस बैंक सर, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में तो बहुत खराब हालत, ऑलमोस्ट 18% के आसपास, एनएनपीए में 6% के आसपास। मतलब जिसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जितना ज्यादा, वो बिजनेस उतना बड़ा प्रॉब्लम में है। इसलिए यस बैंक, पीएनबी दोनों बड़ा प्रॉब्लम में है सर। बट आप देखो सर, आज एचडीएफसी सबसे बेस्ट क्यों है दिखाई दे रहा है सर? बिकॉज इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का कंडीशन सबसे बेहतर है। आईसीआईसीआई उसके बाद, एक्सिस फिर उसके बाद कोटक, फिर इंदासेंट एंड एटसेट्रा। क्या आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है सर? क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजंस कितना बड़ा डिसीजंस है? हेलो, अरे बोलो सर। है दादा। हाँ, ये फाइनेंस कोई नॉर्मल बात नहीं है सर। फाइनेंस को अगर समझना है आपको बहुत अंदर से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये था कॉन्सेप्ट। तो पूरा अब सवाल जो आपके मन में चल रहा है सर, यस बैंक का सिचुएशन फ्यूचर में क्या होगा, जो मैं स्टॉक मार्केट क्लास में चर्चा करूंगा सर सैटरडे संडे में। कुड यस बैंक मेक ए कम बैक? बट अभी वो मैं चर्चा नहीं करूंगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट क्लास तो ये है नहीं। ये हमारा क्या क्लास है? फाइनेंस का क्लास है। तो फाइनेंस में मेरा काम होता है आपको फाइनेंस का अंदर की बात जो है उसके बारे में डील करना। तो चलो सर कंक्लूजन करो। अभी आप लोग कंक्लूजन करो। ऊपर से दीजिए सर। हाँ हाँ हाँ, क्यूरियोसिटी होता है, वरना सर हम लोग को क्यूरियोसिटी होगा ना सर। अभी क्या? सर मेरा स्टॉक का क्लास नहीं है। मैं समझा नहीं, बोल। सर मेरा तो स्टॉक का क्लास नहीं है ना, तो सर अरे क्यूरियोसिटी कोई होगा बात सर। नहीं, मैं बोल बोलूंगा। दीजिए ना सर, थोड़ा ऊपर से बोल दीजिए। हाँ हाँ, अरे बोल दूंगा, कल के क्लास में बोल दूंगा। अभी मुझे ठीक है कंप्लीट तो करने दे। अरे डोंट वरी। मतलब देख, स्टॉक के क्लास में मैं डिटेल्स फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। ऐसा मेरा कोई मन में नहीं चलता कि स्टॉक क्लास जो करेगा उसी को मैं बताऊंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। एक्चुअली डिटेल्स एनालिसिस स्टॉक के क्लास में ही मैं कर सकता हूँ, बिकॉज वहां पर मुझे पूरा फ्रीडम मिलता है। मैं सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के बारे में ही बात करता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे आपको फाइनेंस भी बताना पड़ रहा है, और ये तो मैं एक एक्स्ट्रा में लिया कि ताकि आपको मैं केस स्टडीज के तौर पे फाइनेंस का यूज बता पाऊँ, ठीक है।
नहीं तो आपको लगता है कि फाइनेंस क्या है, आपको समझ नहीं आता। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स है, कुछ बाधाएं हैं कि प्रॉब्लम क्या होता है फाइनेंस में। तो यहाँ पर मेरा बाधा ये हो जाती है क्योंकि मुझे आपको एफएम भी बताना पड़ेगा, उसके हिसाब से टॉपिक कवर करना पड़ेगा। उसके साथ भी मैंने आज सोचा कि आज केस स्टडीज एक बार कर लेते हैं, आपको जरूरी था तो कनेक्टेड था मैं किया। बट डोंट वरी सर, मैं कल के क्लास में आपको वो भी बता दूंगा कि क्या हो सकता है इसका, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं कि मैं एफएम में बताऊंगा नहीं और सिर्फ स्टॉक में बता दूंगा। ऐसा क्या तुम मेरे को क्या सोचा रहे? हाँ नहीं ऐसा सर, बस नहीं बात है। है। ठीक है, तेरे को क्यूरियोसिटी हुआ, यही मेरे लिए बहुत है। तेरे को क्यूरियोसिटी हुआ, यही बहुत है मेरे लिए। अच्छा चलो फाइनलाइजेशन करो। ये जो एक्सेलेंट, गुड, ओके, बैड, अभी आपको कुछ समझ में आएगा कि ये एक्सेलेंट, ओके, गुड, बैड का क्या खेल है। एक्सेलेंट में अनलिमिटेड क्रेडिट देना चाहिए, मतलब आप क्या कर रहे हो सर, क्रेडिट स्टैंडर्ड बना रहे हो। तो इस तरह से बैंक या कंपनी को भी ना एनालिसिस करना चाहिए कि कैटेगरी ए, बी, सी, डी के हिसाब से कैटेगरी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और एक कैटेगरी में एक्सेलेंट जो कस्टमर है आपका, डेटर है आपका, उनको रखो। सिबिल स्कोर के बारे में सुने हो आप लोग? अरे हाँ सर। है ना, पर्सनल लेवल में हाँ जब सर। लोन दिया जाता है सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। कंपनी लेवल में क्रेडिट स्कोर होता है, क्रेडिट वर्दीनेस के लिए चेकिंग होता है कंपनी लेवल में। जैसे क्रेडिट रेटिंग कंपनीज होता है, जानते हो सर क्रेडिट रेटिंग कंपनीज? हाँ सर, मोदी। मूडीज है, और बताओ इंडिया में अच्छा अच्छा काम करते हैं सर, फिच है। क्रेडिट रेटिंग में कुछ फेमस मूडीज है, फिच है, एसएनपी है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में रैंकिंग करूं, इंडियन इकोनॉमी, कंपनी के बारे में तो रैंकिंग होता ही है। एक सेकेंड, इंडियन इकोनॉमी के बारे में वर्ल्ड लेवल में क्या रैंकिंग है देखो सर, विकिपीडिया में भी आपको मिल जाएगा, बट थोड़ा सा अंदर की बात देखना पड़ेगा, मतलब ऐसे ही नहीं दिख जाएगा। ये देखो सर क्रेडिट रेटिंग, ये कंट्री का भी रेटिंग करता है और कंपनी का भी रेटिंग करता है। तो ये कुछ वर्ल्ड क्लास कंपनीज है, जैसे कि S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मतलब जो हमारे देश में S&P BSE को बनाते हैं, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो चलता है ना, वो S&P बनाते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE, वो भी S&P का ही बना हुआ होता है, मतलब वही लोग उसको मेंटेन करता है। और साथ में ये एक बहुत फेमस क्रेडिट रेटिंग कंपनी भी है। ये इंडिया के बारे में स्टेबल आउटलुक दिया है सर, BBB रेटेड, ओके। मूडीज ने इंडिया के बारे में जो आउटलुक है वो नेगेटिव है, मतलब इंडियन इकोनॉमी नेगेटिव हो जाएगा, ये मूडीज का मानना है। फिच अनदर इंपॉर्टेंट कंपनी है, उसका आउटलुक भी इंडिया के बारे में करेंटली नेगेटिव है। DBRS ये भी एक फेमस कंपनी है, ये BBB बट लो साइड में है, आउटलुक जो है पॉजिटिव। BBB लो बट आउटलुक पॉजिटिव, ठीक है। ये कंट्री के बारे में सोचा कि मतलब कंट्री कितना बिजनेस फ्रेंडली अभी है, कितना इसके पास पैसा का फ्लो हो सकता है। ये सभी चीज डिपेंड करता है देश के अंदर बिजनेस का क्या कॉन्सेप्ट है, स्टूडेंट का पढ़ाई या स्किल के ऊपर क्या फोकस दिया जा रहा है, या फिर स्टूडेंट सिर्फ वैसे ही चल रहा है पढ़ाई, नॉट लाइक दैट। सभी चीजें डिपेंड करते हैं सर, क्या टैलेंट हंटिंग में क्या फोकस है, एवरीथिंग इंपॉर्टेंस ही रखता है सर। तो ये हर चीज को एनालाइज करके ही ये लोग क्रेडिट रेटिंग देता है। ये एक अलग चर्चा है सर, क्रेडिट रेटिंग कैसे देता है वो एक अलग ही चर्चा है। तो अभी वही मैं बात कर रहा हूँ। आप सिंपल लेवल में सिविल सोच सकते हो, अगर एक्सेलेंट सिविल है अनलिमिटेड क्रेडिट दो, ए कैटेगरी में आ जाएगा। गुड मतलब लिमिटेड क्रेडिट, मतलब क्रेडिट दो बट लिमिटेशन बांध के दो, कि जैसे आप लोग जब क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो ना, आपका क्रेडिट लिमिट बांध के देता है। अगर आप एक्सीलेंट क्रेडिट वाले, मतलब लिमिट, मतलब एक्सीलेंट आपका है स्कोर, तो फिर आपको अनलिमिटेड क्रेडिट दे देता है। ऐसे लोग थोड़ा कम ही होता है, नॉर्मली गुड टाइप का लोग नॉर्मली कंपनी ज्यादा ढूंढते हैं। ओके टाइप्स मतलब स्टार्टिंग पीरियड में सभी कोई ओके होते हैं, जिसका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रहता वो नॉर्मली ओके होते हैं। तो नॉर्मल केस में जिनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है उनको नो क्रेडिट दिया जाता है, बट ये पॉलिसी चेंज भी हो सकता है कंपनी टू कंपनी। बैड भी कौन, जो लोन लिया है बट डिफॉल्ट कर गया, ऐसे लोगों को बैड कैटेगरी में डालना चाहिए। मैं रियल लाइफ बता रहा हूँ आपको, इनको तो ऑब्वियसली नो क्रेडिट। जो एक बार डिफॉल्ट किया ना वो बार बार डिफॉल्ट करेगा, ऐसा चांसेस बढ़ जाता है। उसके लिए उसको अपने आप को फिर से प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करेगा, जैसे मानो कि अपना बैंक में लेन देन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर से कोई छोटा मोटा लोन अगर मिल जाए तो उसको टाइम पे रीपे करना पड़ेगा। सब कुछ करने के बाद अगर उसको मार्केट में फिर से वो मौका मिल सकता है। लेकिन एक बार अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हो तो जल्दी बहुत टाइम लग जाता है अपने आप को ओके बनाने में या गुड बनाने में। ऑब्वियसली जैसे येस बैंक का सिचुएशन करेंटली बैड सिचुएशंस में ही है, ओके थोड़ा बहुत नहीं, अभी भी ओके नहीं हुआ,
लेकिन बैड से ओके की तरफ बढ़ रहा है। जो भी हो, कंक्लूजन क्या है सर इस पॉइंट का, लिखो सर। अब ये जो आपने लिखा कि गुड, बैड, एक्सेलेंट, व्हाटएवर, फर्म में डिसाइड to relax its standard, that is unlimited credit to A and B। मतलब अब देखो सर, कोई कंपनी क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है तो वो थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट को बदल सकता है। अगर बिजनेस को थोड़ा सा बड़ा करना है, मतलब अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेकिंग लेना चाहते हो, आप एक काम करो, आप ए और बी को अनलिमिटेड क्रेडिट दे दो। मतलब एक्सीलेंट वाले को भी अनलिमिटेड क्रेडिट और गुड वाले को भी अनलिमिटेड क्रेडिट। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। इसमें बिजनेस थोड़ा ढीला होता है, बट रिस्क होता है, लेकिन बिजनेस बढ़ सकता है सर। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा। ऐसे केसेस में कंपनी थोड़ा फंस भी जाते हैं। जैसे येस बैंक ने सोचा ना कि मैं थोड़ा सा ज्यादा लोन प्रोवाइड कर दूं, थोड़ा अनलिमिटेड लोन प्रोवाइड कर दूं, और उसी में वो फंस गया शायद। ठीक है, बट चूजिंग में कुछ गलती हो गया, बिजनेस को एनालिसिस करने में गलती हो गया। मतलब उन्होंने जिस बिजनेस को अच्छा सोचा वो बिजनेस एक्चुअली अच्छा नहीं निकला। तो यही सोच का फर्क हो जाता है। लिमिटेड क्रेडिट किसको देना चाहिए? टू सी। सी मतलब जिसको आप नो क्रेडिट कर दिए थे, सी कैटेगरी जिसको आप नो क्रेडिट कर दिए थे, उसको आप लिमिटेड क्रेडिट कर दो। एंड नो क्रेडिट आप उसी को करो जो कुछ डिफॉल्ट किया होगा। एंड नो क्रेडिट टू डी। नो क्रेडिट टू डी। ओके, इज दिस ए वाइज डिसीजन? अब ये एक सवाल है कि क्या ये वाइज डिसीजन है? ये डिपेंड करता है सर बिजनेस टू बिजनेस। अब इसी पॉइंट में थोड़ा और पॉइंट लिख लो सर। ये सवाल है कि अगर कंपनी ऐसा करता है क्या ये वाइज डिसीजन होगा? नाउ क्वेश्चन, इट वुड रिजल्ट इन ए, मतलब अगर कंपनी ऐसा करता है तो कंपनी को क्या फायदा हो सकता है? इट वुड रिजल्ट इन ए हायर सेल्स, क्योंकि उसने रिस्क मतलब अपना स्कोप एरिया बढ़ाया, तो हो सकता है कि उसका सेल्स बढ़ जाए। ऑब्वियसली बढ़ जाए, मतलब हो सकता है नहीं, जरूर बढ़ेगा। इट वुड रिजल्ट इन ए हायर सेल्स, क्योंकि आपने जिसको आप लिमिटेड क्रेडिट देते थे, अभी आप उसको भी अनलिमिटेड क्रेडिट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका सेल बूस्ट होगा। क्या रे, सही कि गलत? जो आपका गुड था उसको आप पहले लिमिटेड क्रेडिट देते थे, अभी आप उसको अनलिमिटेड क्रेडिट करते हो, तो आपका सेल बूस्ट होगा। यस और नो? बोलो सर। है दादा। नेक्स्ट इज इट वुड रिजल्ट इन हायर बैड डेब्ट। आपका लॉस का चांसेस भी बढ़ जाएगा, जो येस बैंक के साथ हो गया सर। एंड थर्ड, इट वुड रिजल्ट हायर कॉस्ट ऑफ फंडिंग रिसीवेबल्स। कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ जाएगा आपका, बिकॉज आप पहले से ज्यादा लोन क्रिएट कर रहे हो, तो रिसीवेबल को मार्केट से कलेक्ट करने का, रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर। डेटर को कलेक्ट करने के लिए अभी आपको पहले से ज्यादा लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, पहले से ज्यादा बार कॉल करना पड़ेगा, पहले से ज्यादा बार चिट्ठी भेजना पड़ेगा, है ना। डेटर पैसा देने में हमेशा देरी करता है, तो इस डेटर से पैसा कलेक्ट करने में आपका जो खर्चा है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो डेटर फंडिंग कॉस्ट जो है, या फिर डेटर, क्योंकि मार्केट पे आप लोन दे रहे हो, उसके चलते आपके पास अभी पैसा कमती हो रहा है, तो उसके लिए आपको लोन लेना पड़ रहा है, तो हायर कॉस्ट ऑफ फंडिंग रिसीवेबल्स। तो हर तरह से आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। डेटर से पैसा कलेक्ट करने के लिए, डेटर को पैसा जब दे देते हो ना क्रेडिट में, तो आपका बिजनेस करने के लिए फिर से लोन लेना पड़ सकता है। तो ये एनालिसिस बहुत जरूरी होता है फाइनेंस में। वी हैव टू कैरी आउट अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या देखना होता है सर? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये कॉस्टिंग का एक बहुत फेमस एनालिसिस है, कॉस्ट क्लास में नॉर्मली मैम सिखाएंगे, ठीक है, जिनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। ऑब्वियसली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस
प्योर कॉस्ट में बहुत अच्छे से सीखा जाता है। टू डिसाइड वेदर वी शुड रिलैक्स स्टैंडर्ड्स और नॉट। मतलब क्या कंपनी थोड़ा रिलैक्सेशन में जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे HDFC जल्दी में रिलैक्स नहीं होता है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव मोड पे ही चलता है। शायद सही है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसीलिए वो नंबर 1 पोजीशंस में है, अव्वल आया इसीलिए। जो भी हो डिपेंड करते सर बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा, ये तो पॉइंट 1 था क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल्स में। पॉइंट 2 क्रेडिट पॉलिसी, ये क्रेडिट पॉलिसी का पहला पॉइंट था, क्रेडिट स्टैंडर्ड का पहला पॉइंट था। पॉइंट 2 जो है सर वो क्रेडिट पीरियड का बात है, इसके बारे में चर्चा रहेगा नेक्स्ट क्लास में। पॉइंट 3 में आ जाता है आपका डिस्काउंट पीरियड। एंड पॉइंट 4 में आ जाता है सर डिस्काउंट रेट। ओके, टोटल चार तरह का क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल्स होते हैं, 4 तरह का। लिख लिया क्या? पहला एक में था क्रेडिट स्टैंडर्ड्स, उसके अंदर मैंने आपको ABCD बताया, फिर क्रेडिट पीरियड, डिस्काउंट पीरियड एंड डिस्काउंट रेट, ये 4 तरह का होगा। नेक्स्ट क्लास का चर्चा जारी रहेगा सर, इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जारी रहेगा। अभी और भी कुछ बातें हैं वाइटल जो मुझे आपको ये सेक्शंस में सिखाना है। अगर आप लोग लिख लिए तो मुझे बताइए सर। है दादा। बोलो सर, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ है सर। दादा। ओके सर, ठीक है अनुज, मैं कल बता दूंगा ये येस बैंक के बारे में, या फिर अगर मैं स्टॉक मार्केट क्लास में भी बताऊंगा ना तो वो वाला क्लास तुझे शेयर कर दूंगा, ठीक है? डोंट वरी फॉर दैट। ओके, अच्छा ठीक है सर, तो फिर अगर आप लोगों को क्लियर है तो इतना ही आज, और कल के क्लास में इसी टॉपिक में कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? तो चलो सर, कोई बात नहीं, टाटा फिर, गुड नाइट। राक्षी you, sir. दादा, Bye. गुड नाइट। ओके बाय। ओके सर।